हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाई स्कोरिंग चैप्टर, कैपिटल गेन्स। तो इस चैप्टर की शुरुआत मैं आपके लिए एक क्वेश्चन से करूंगा। सपोज करो आपके पास कोई एक पुरानी बाइक है या एक हाउस है या शेयर है और आप उसे बेचकर प्रॉफिट कमा लेते हो, तो क्या ये हमेशा टैक्सेबल होगा और ये किस चैप्टर में हेड में टैक्सेबल होगा? तो मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर होगा यस, बट टैक्स लॉ कहता है नॉट ऑलवेज। इस चैप्टर में हम समझेंगे कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर कब माना जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल गेन का कैलकुलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल गेन का कैलकुलेशन, कितना टैक्स लगता है, कैलकुलेशन कैसे होता है और कितना टैक्स लगता है। अगर आपको ये चैप्टर प्रॉपर्ली समझ आ गया तो बिलीव मी 6 से 8 मार्क्स गारंटेड बन जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं कैपिटल गेन का फुल रिवीजन एग्जाम ओरिएंटेड स्टाइल में। और ये वीडियो 2 पार्ट्स में आएगी। आज हम इसका पहला पार्ट कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा मैं आपके लिए। चैप्टर कैपिटल गेन, इसका चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन नंबर 45, जो कहता है टैक्स लगेगा किस पर, प्रॉफिट और गेन जो कहाँ से आ रहा है आपको ट्रांसफर करने के कैपिटल असेट। अगर आप किसी कैपिटल असेट का ट्रांसफर करते हो, उससे जो आपको प्रॉफिट और गेन होगा वो कहाँ पर टैक्सेबल होगा? कैपिटल गेन हेड्स में। और उस प्रॉफिट और गेन पे आपके टैक्स लगेगा किस ईयर में? जिस ईयर में आपने असेट को ट्रांसफर किया है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं, जैसे कैपिटल असेट और ट्रांसफर। इन दो शब्दों को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पूरे कैपिटल गेन चैप्टर की क्या है, फाउंडेशन। तो मैं आपको एक ब्रीफ मीनिंग दे देता हूँ उनका। कैपिटल असेट का मतलब है एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय पर्सन, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शन। कोई भी प्रॉपर्टी जो एक पर्सन ने हेल्ड करी है, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो। लेकिन इसके कुछ फ्यू एक्सेप्शंस हैं जो हम लास्ट बाद में, अभी इसके जस्ट नीचे हम इसको डिटेल में कवर करने वाले हैं। कैपिटल असेट की डेफिनेशन। ट्रांसफर का मतलब होता है सेल। आपने उस असेट को सेल कर दिया या एक्सचेंज कर दिया, रिलिंग्विशमेंट कर दिया, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, इन सबको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट विल बी कवर इन द कैपिटल गेन चैप्टर। इसमें हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं कैपिटल असेट की और ट्रांसफर की। उसके बाद हम समझेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर के टाइप्स, टैक्सेबल ट्रांसफर और ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांसफर। जैसे कई बार आपको गिफ्ट, आप किसी को गिफ्ट कर देते हो किसी असेट को, तो उसको ट्रांसफर नहीं बोला जाता, लेकिन उसके वो ट्रांजैक्शन आपका किस में कवर होना चाहिए? सेक्शन नंबर 47 में। उसके बाद हम समझेंगे कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे होती है, इसका कुछ जनरल मेथड्स हैं और एक स्पेशल मेथड है डेप्रिशिएबल असेट के केस में, सेक्शन 50 में हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम समझेंगे जब आप कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लेते हो तो उसके बाद आपको ना कुछ एग्जाम्पशंस मिलती हैं उस कैपिटल गेन में से। तो वो अगर आप उस कैपिटल गेन को री इन्वेस्ट कर देते हो तो ये सारी एग्जाम्पशंस पढ़ेंगे हम। 54 ECF। उसके उसको चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पशन का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड एन एग्जाम्पल। रवि सेल residential flat in March 2025 for 80 lakh and cost of acquisition was 30 lakhs in 2010। 2010 में उसने 30 लाख रुपए का घर खरीदा था, 2025 में उसने 80 लाख रुपए का इसको सेल कर दिया। अब ये ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांसफर है। ट्रांसफर है, और जो ये रेसिडेंशियल फ्लैट है ये कैपिटल असेट है। तो रवि ने क्या किया? ट्रांसफर किया कैपिटल असेट का 2025 को 80 लाख में 30 लाख का। तो हेंस गेन इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर कैपिटल गेन्स इफ रवि इन्वेस्टेड अनदर। अब रवि ने क्या किया? रवि को कितना गेन हुआ? मोटा मोटा मान लो 50 लाख। 80 लाख में बेच दिया उसने, 30 लाख का खरीदा, 50 लाख का उसने प्रॉफिट कर लिया। अब इस प्रॉफिट पे टैक्स लग जाएगा, ठीक है, 50 लाख पे टैक्स लग जाएगा, लेकिन एग्जाम्पशन मिलती है कुछ। अगर आप कुछ सेक्शन की कंडीशन को पूरा कर देते हो तो आपको 50 लाख पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप इसको एग्जाम्प्ट करा सकते हो। इसकी कंडीशन क्या है? जैसे एक सेक्शन आता है आपका 54F। अगर रवि ने 50 लाख कहाँ पर दूसरा घर खरीद लिया, ये बेचकर रवि ने एक फ्लैट तो बेच दिया उसने, इसी को बेच के उसने 50 लाख का दूसरा फ्लैट खरीद लिया, तो रवि को क्या होगा? ये कैपिटल गेन से एग्जाम्पशन मिल जाएगी और उसका जो टैक्सेबल कैपिटल गेन आएगा वो नील आएगा। इफ रवि इन्वेस्टेड अनदर रेसिडेंशियल हाउस ही मे गेट एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54। तो अब हम आ गए कैपिटल असेट का मतलब क्या होता है। सेक्शन 214 में आपको ये डिफाइन किया गया है कि कैपिटल असेट का मतलब क्या है। कैपिटल असेट का मतलब है, एक इसका जनरल मीनिंग है, एक इसका स्पेसिफिक इंक्लूजन है इसमें। जनरल डेफिनेशन क्या है? एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जो एसएससी ने हेल्ड की गई है, किसके लिए? चाहे वो बिजनेस यूज के लिए हो या प्रोफेशन यूज के लिए हो या किसी और पर्सनल पर्पस के लिए भी हो, तो भी वो क्या है? उसकी कैपिटल असेट मान लिया जाएगा। कैपिटल असेट की डेफिनेशन में कवर है। यहाँ तक उन्होंने सब कुछ कैपिटल असेट में कवर कर लिया, यानी कि इंटेंजिबल, नॉन और टेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, सारी प्रॉपर्टी, पर्सनल, बिजनेस, सब उन्होंने क्या बोला? कैपिटल असेट की डेफिनेशन में कवर कर दिया, जनरल डेफिनेशन में। फिर इन्होंने बोला कुछ स्पेसिफिक इंक्लूजन है कि ये जो असेट्स हैं ये सारी असेट भी क्या है? आपकी कैपिटल असेट मानी जाएंगी। तो इसमें पहली असेट जो है आपकी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अंडर सेबी रेगुलेशन। अब ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआई क्या होते हैं? एफआईआई ये विदेशों में बैठे हुए
बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिसमें कई सारी म्यूचुअल फंड कंपनी, विदेशी म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में क्या करती हैं, पैसा लगाती हैं। तो इनको बोला जाता है एफआईआई। ये इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती है और जो ये शेयर्स हेल्ड करते हैं, ये म्यूचुअल फंड कंपनी, जो ये फॉरेन की म्यूचुअल फंड कंपनी इंडिया में जो शेयर्स, इंडियन की कंपनी के शेयर्स और सिक्योरिटीज हेल्ड करती है, ये इनके लिए हमेशा क्या मानी जाएंगी, कैपिटल असेट। क्योंकि इन भले ही इनका बिजनेस हो, ये इन्होंने एज ए इन्वेंट्री हेल्ड करी है अपने बिजनेस पर्पज के लिए, पर फिर भी इनके लिए हमेशा कैपिटल असेट बनी जाएगी। दूसरी आपकी है स्पेसिफिक इंक्लूजन में, दूसरा पॉइंट आता है आपका यूलिप। यूलिप यूलिप का मतलब होता है ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी, इनको बोला जाता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। ऐसी इंश्योरेंस प्लान होते हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट होता है, एक कंपोनेंट तो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जो आपकी अगर आपसे प्रीमियम लिया कंपनी ने तो वो आपसे रिस्क कवर और इंश्योरेंस आपको बोलती है। अगर आप 10 साल का प्लान लिया आपने, अगर आप इस 10 साल के अंदर आपके साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो आपको कंपनी 1 CR का अमाउंट देगी। और अगर आप और आपका कुछ पैसा एक फिक्स टाइम के लिए 10 साल के लिए, मान लो 10 साल के बाद आपको 40 लाख रुपए मिलेगा, चाहे आपके साथ मिसहैपनिंग हो या ना हो। तो इसमें दोनों केसेस हैं, ठीक है, मिसहैपनिंग होगी तो भी मिलेगा और इन्वेस्टमेंट तो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगी। तो ऐसे प्लान को यूलिप बोला जाता है, जिसमें आपका प्रीमियम जो जा रहा होता है ना, वो कुछ पार्ट तो आपका इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा होता है और कुछ आपका क्या हो जाता है, रिस्क कवर के लिए जा रहा होता है। तो इन्वेस्टमेंट वाला क्या होता है, आपका मार्केट में यूनिट खरीदी होती है, उन्होंने कंपनीज ने म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स खरीदी होती हैं। अगर ये वाली जो यूनिट्स हैं, ऐसे अगर आपने कोई प्लान खरीदा हुआ है, वो प्लान कब इशू हुआ है, 1 फरवरी 2021 को, और साथ में उसने अगर ये दो कंडीशन पूरी कर दी, तो वो क्या बन जाएगा, कैपिटल असेट। अगर प्रीमियम आपका ज्यादा है 2.5 लाख रुपए पूरे साल का मिलाकर, एंड जो एग्जामेशन है 1010D की नॉट अवेलेबल, यानी कि आपको वो जो 1010D में एग्जामेशन मिलती है मेच्योरिटी पे, वो भी एग्जामेशन नहीं मिल रही, तो यूलिप प्लान आपका क्या है, कैपिटल असेट। थर्ड बड़ा कॉमन सा है, अगर आपने ये क्या है, ये कुछ ऐसी असेट्स हैं जिनको ऑलवेज आपको क्या कंसीडर करना है, कैपिटल असेट। अगर ये पर्सनली भी यूज हो रही है तब भी ये क्या है, कैपिटल असेट। जैसे ज्वेलरी, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स, ड्राइंग्स एंड अदर वर्क ऑफ आर्ट। ज्वेलरी मतलब जैसे सपोज करो मेरे पास 500 ग्राम गोल्ड है और ये ज्वेलरी की फॉर्म में है, यानी कि पर्सनल यूज के लिए मेरे, फिर भी ये मेरे लिए क्या है, कैपिटल असेट। अगर मैं कल को इस 500 ग्राम गोल्ड को सेल कर देता हूँ मार्केट में, तो मेरे ऊपर क्या आएगा, कैपिटल गेन टैक्स आएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, डेफिनेशन देखी हमने कैपिटल असेट की, कैपिटल असेट का मतलब देखा, जिसमें हमने देखा जनरल डेफिनेशन में क्या है, सभी कुछ कैपिटल असेट है, लेकिन स्पेसिफिक इंक्लूजन में 3 चीजें आप एक्स्ट्रा में जोड़ लेना, ये 3 भी कैपिटल असेट है आपकी। अब एक यूलिप का एग्जांपल इन्होंने यहाँ भी दिया हुआ है, इफ अ पर्सन हैज थ्री यूलिप आफ्टर 1 Feb 2021 एंड टोटल प्रीमियम कितना उसका एक्सीड है, तो ओनली वन पॉलिसी बाय चॉइस इज एलिजिबल अंडर सेक्शन 1010D एंड रिमेनिंग बिकम कैपिटल असेट। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कैपिटल असेट नहीं है, व्हाट इज नॉट ए कैपिटल असेट, एक्सक्लूजन बोलते हैं इनको, ठीक है। अगर आपने कोई अपनी बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड है आपका, या फिर जिसमें आप रॉ मटेरियल कह लो, कंज्यूमेबल इन्वेंट्री फॉर बिजनेस प्रोफेशन, तो स्टॉक इन ट्रेड है, यानी कि आपका बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड है, वो कभी भी आपका क्या, आपके लिए क्या नहीं है, कैपिटल असेट नहीं है। अगर आप उस स्टॉक को सेल कर देते हो तो उस पर क्या आएगा, बिजनेस, उस पर बिजनेस हेड में इनकम, सॉरी पीजीबीपी हेड में लगेगा उस पर टैक्स, ना कि कैपिटल गेन में, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एक बिल्डर ने लैंड को होल्ड किया हुआ है, तो बिल्डर का क्या काम होता है, बिजनेस होता है, बिल्डर का बिजनेस होता है कंस्ट्रक्शन, लैंड पे कंस्ट्रक्शन करके फ्लैट को सेल करना। तो उसके लिए जो लैंड है वो क्या है, स्टॉक है। लेकिन अगर वही एक सैलरीड पर्सन ने होल्ड करी है तो उसके लिए क्या है, कैपिटल असेट है। सो मेरे ऐसा बंदा अगर कोई लैंड है उसके पास, तो उसके लिए क्या, कैपिटल असेट है। और एफपीआई सिक्योरिटीज आर ऑलवेज कैपिटल असेट्स इवन इफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड का देख लिया। अब नेक्स्ट है आपका पर्सनल मूवेबल असेट्स। इन्होंने बोला कि पर्सनल मूवेबल असेट्स क्या नहीं है, आपकी कैपिटल असेट नहीं है, लेकिन इन्होंने ऊपर क्या बोला था, ज्वेलरी पेंटिंग वगैरह क्या है, अगर ये मूवेबल है, एक तो सबसे पहले मूवेबल है प्लस पर्सनल भी है, तो भी ये क्या है, कैपिटल असेट है। लेकिन बाकी इनके अलावा कोई पर्सनल मूवेबल असेट्स हैं जो एसएससी खुद यूज करता है, उसका फैमिली मेंबर यूज करते हैं, लाइक फर्नीचर, क्लोथ्स, अदर पर्सनल आइटम्स, तो ये क्या है, ये कैपिटल असेट नहीं मानी जाएंगी। अगर आप अपने घर का फर्नीचर सेल कर देते हो या क्लोथ अपने सेल कर देते हो, तो उन पर कोई भी आपको कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो क्या है, कैपिटल असेट ही नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट आता है आपका रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया ओनली इफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट एन कैपिटल असेट। यानी कि अगर आपके पास कोई लैंड है जो रूरल एग्रीकल्चर एरिया में सिचुएटेड है, तो उसको भी हम कैपिटल असेट नहीं मानते। रूरल एग्रीकल्चर लैंड का मतलब होता है ऐसी लैंड जिसपे आप खेती करते हो, खेती करने के लिए यूज करते हो, उस लैंड को अगर सेल कर देते हो आप, तो उस पर कैपिटल गेन नहीं आएगा। आपके पास गांव में कोई जमीन है और आपने उसको सेल कर दिया, तो उसको सेल करने पे जो आपको प्रॉफिट या गेन होगा उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो कैपिटल असेट ही नहीं है।
अदर एक्सक्लूडेड बॉन्ड्स, कुछ गवर्नमेंट ने कुछ गोल्ड बॉन्ड इशूड किए हुए हैं, स्पेशल बेरिंग बॉन्ड, जैसे काफी सारे गोल्ड बॉन्ड, काफी सारे गोल्ड बॉन्ड स्कीम गवर्नमेंट लेके आती रहती है टाइम टू टाइम, और उन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पे क्या लगता है, उनको कैपिटल असेट नहीं माना जाएगा, उनको कैपिटल असेट नहीं माना जाएगा। तो एग्रीकल्चर रूरल एरिया किसको बोलते हैं, रूरल एरिया क्या है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड का मतलब क्या है, तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि अर्बन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है और बोला है रूरल एग्रीकल्चर लैंड का मतलब है जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, यानी कि हर वो लैंड जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं है वो क्या है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा टाउन जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज़्यादा है, 10,000 या उससे ज़्यादा है लास्ट सेंसस के हिसाब से, तो उसको क्या बोला जाएगा, अर्बन एरिया। उसके बाद अगर वहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से भी ज़्यादा है, 1 लाख या उससे ज़्यादा है, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा है, तो उसके 2 किलोमीटर्स का एरिया भी क्या बन जाएगा, अर्बन बन जाएगा। अगर वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख, 1 लाख या उस 10 लाख से, सॉरी 1 मिनट फिर से सुनो मेरी बात को, ठीक है, यहाँ पर बता दूँ मैं आपको। ये एक टाउन है और यहाँ की पॉपुलेशन अगर 10,000 से कम है तो इसको बोला जाएगा अर्बन एरिया, और यहाँ 10,000 से ज़्यादा है तो इसके 2 किलोमीटर का एरिया भी क्या बन जाएगा आपका, अर्बन एरिया बन जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है एंड 1 लाख से कम है तो इसके 6 किलोमीटर का एरिया भी क्या बन जाएगा, अर्बन एरिया। और यहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख से कम है तो इसके बाहर के 8 किलोमीटर तक का एरिया क्या बन जाएगा, अर्बन एरिया। और इस एरिया में कोई भी लैंड सिचुएटेड तो वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब वो कैपिटल असेट मानी जाएगी। If agriculture land is within these urban limit, capital gain on its transfer is taxable under the section 45 and not exempt under section 10(1) as agricultural income. Specific clarification and meaning of property, हमने ऊपर देखा कैपिटल असेट का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। अब प्रॉपर्टी का इन्होंने स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन दी हुई है, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एंड इज डीम्ड टू ऑलवेज इंक्लूड एनी और right in or in relating to an Indian company include rights of management control and any other right whatsoever। इसका मतलब देखो, यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एक कंपनी है फेसबुक, इसकी एक इंडिया में क्या है, होली ओन सब्सिडरी कंपनी है, होली ओन सब्सिडरी कंपनी है एक्स लिमिटेड। ये कंपनी आगे यूएस की कंपनी है और ये एक इंडिया की कंपनी है। अब इस कंपनी के पास क्या है, इस कंपनी इंडिया की जो कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसका कंट्रोल है पूरा। और आगे जाके इस कंपनी ने क्या किया, फेसबुक लिमिटेड ने क्या किया, व्हाट्सअप को क्या कर दिया, सेल कर दिया इस कंपनी के शेयर्स और इसका कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो इसके इन्होंने ट्रांसफर किया ना इसके शेयर्स को या इसके कंट्रोल को, ये क्या माना जाएगा, ये प्रॉपर्टी मानी जाएगी। प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में इंक्लूड है, और ये जो शेयर्स ट्रांसफर किए ये इसके लिए क्या माने जाएंगे, कैपिटल असेट। और जो फेसबुक ने शेयर सेल किए उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा इस शेयर्स की सेल पर, ठीक है। आगे बढ़ो। अब मैंने यहाँ पर ना आपको एक निमोनिक बना के दिया है कि आप एक्सक्लूजन जो हमने ऊपर पढ़े कि कौन कौन सी आइटम्स ऐसी हैं जिनको कैपिटल असेट की डेफिनेशन से बाहर रखा हुआ है, उनको आप याद कैसे रख सकते हो। उनको याद रखने का एक शॉर्टकट है सैप बॉन्ड। सैप बॉन्ड मतलब है, एस से है स्टॉक इन ट्रेड, ए से है एग्रीकल्चर रूरल लैंड, पी से है पर्सनल इफेक्ट यानी पर्सनल आइटम्स, पर्सनल मूवेबल असेट्स बोल सकते हो आप इसको, बी से है बॉन्ड्स, गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड्स, गोल्ड डिफेंस और बियरर्स। नेक्स्ट आ गया आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्लासिफिकेशन, ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब होता है अगर मैंने गोल्ड परचेस किया था, ठीक है, मैंने गोल्ड परचेस किया था, मैंने 1 kg गोल्ड परचेस किया था 2010 में 20 लाख रुपए का, और मैंने ये गोल्ड को सेल कर दिया 2025 में 1 करोड़ पर। और ये खरीदा, डेट देख लो, चलो डेट 31 मार्च 2010 को मैंने ये गोल्ड खरीदा था और मैंने ये बेच दिया 31 मार्च 2025 को। तो ये दोनों जो पीरियड है ना, इस डेट से लेके इस डेट के बीच के पीरियड को क्या बोला जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग।
और ये पीरियड ऑफ होल्डिंग किस काम में आता है, ये आपका ये पता लगाने के काम में आएगा कि आपकी जो असेट है, यानी कि जो आपकी असेट है गोल्ड, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है। अगर ये पीरियड 12 महीने या 24 महीने या 36 महीने, 3 पीरियड, 3 तरह की असेट के लिए 3 महीने, इनसे कम है तो आपकी जो असेट होगी वो क्या होगी, शॉर्ट टर्म। अगर इससे ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। चलो आगे देखते हैं हम। टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट। 3 तरह की कैपिटल असेट होती है हमारे पास, जिनके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, अलग अलग है। अगर लिस्टेड शेयर्स के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग देखो, लिस्टेड शेयर्स हैं आपके पास, या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हैं, या यूटीआई है, या आपके पास जीरो कूपन बॉन्ड है, तो इन सब के केस में आपको क्या देखना है, पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है 12 महीने का। अगर 12 महीने से कम है या 12 महीने है, या 12 महीने से कम है या 12 महीने तक है, तो ये क्या मानी जाएंगी, आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। और अगर 12 महीने से ज्यादा है तो ये बन जाएंगे आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्यों बना रहे हैं हम, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर क्या लगता है, टैक्स जो आपका लगता है ना वो हाई लगता है, उस पर टैक्स की रेट क्या होती है, हाई होती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो आपका टैक्स लगता है वो लो लगता है। तो इसलिए हमको ये पता लगाना जरूरी है कि असेट का नेचर क्या है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो उसको पता लगाने के लिए हमें देखना होता है पीरियड ऑफ होल्डिंग। और पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर गवर्नमेंट ने 3 तरह की आपको असेट बना के दी है, 3 क्लासेस बना के दी है असेट, कि इस केस में आप 12 महीने देख लो, 12 महीने से कम है या 12 महीने तक है तो शॉर्ट टर्म मान लो, और शॉर्ट टर्म वाला टैक्स दे दो। और लॉन्ग टर्म है यानी कि 12 महीने से ज्यादा है, इन पीरियड यानी कि इन महीनों से ज्यादा है, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होगी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उस पर। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपकी टैक्स की रेट क्या होती है, अलग होती है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपकी जो टैक्स की रेट है वो अलग रहती है। अगर आपके पास लिस्टेड शेयर तो ऊपर कवर कर दिया, अनलिस्टेड शेयर है या लैंड एंड बिल्डिंग है, यानी कि हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। अनलिस्टेड शेयर है आपके पास, लैंड है या बिल्डिंग है, अगर आपने उसको सेल किया तो आपको क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट मानी जाएगी आपके लिए, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। लेकिन उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीने से ज्यादा या 24 महीने तक है तो वो असेट आपके लिए क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है। अगर 24 महीने से ज्यादा है तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट मानी जाएगी। उसके बाद कुछ भी आपके पास है जो इन दोनों के अलावा है, इन दोनों के अलावा जो ऊपर कहीं कवर नहीं हुआ, उसके लिए आपका देखना है 36 मंथ। अगर वो असेट आपने, यानी कि गोल्ड, एग्जाम्पल के लिए आप गोल्ड ले लो, अगर आपने गोल्ड को 36 मंथ या उससे ज्यादा के लिए होल्ड किया है, 36 मंथ या 36 मंथ या उससे कम के लिए होल्ड किया है, तो वो क्या है, आपके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है। अगर आपने ज्यादा के लिए होल्ड किया 36 मंथ से, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है। लेकिन ये वाला जो ये वाला जो पीरियड होल्डिंग है ना, गवर्नमेंट ने इस साल इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया बजट में। 23 जुलाई 2024 को क्या किया गवर्नमेंट ने, रिमूव कर दिया। उन्होंने बोला अगर इस डेट के बाद कोई भी ट्रांसफर होता है, आप किसी भी एसेट का ट्रांसफर करते हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, 36 वाले को नहीं देखना है, इसकी जगह पे आपको 24 देखना है। यानी कि इस डेट के बाद कोई भी एसेट का सेल करते हो तो उस पर 36 मंथ का आपको नहीं देखना है। इस डेट से पहले अगर कोई सेल हुई है तो वहां पर आपको ये 36 वाला देखना है, अदरवाइज नहीं देखना, 24 मंथ देखना है, ठीक है। ऑल अदर कैपिटल एसेट के लिए इन्होंने क्या कर दिया, 24। ये अमेंडमेंट है जो आपकी बजट में आई थी। उसके बाद कुछ ऐसी एसेट होती है जिनको हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है, भले ही वो आपने 10 साल होल्ड करी हो, 5 साल होल्ड करी हो, 1 साल होल्ड करी हो, उससे मैटर नहीं है। दीज आर ऑलवेज ट्रीटेड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इवन इज हेल्ड मोर देन 3 ईयर। तो ऐसी ये 3 असेट्स हैं हमारे पास, इन 3 असेट्स को क्या बोला जाएगा, हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोली जाएगी। यूनिट स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, कुछ ऐसे स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हुए हैं। ये क्या है, नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड है। अगर ये आपने एक्वायर करें इस दिन के बाद, 1 अप्रैल 2023 के बाद आपने अगर इनको परचेस किया है, तो ये आपके लिए क्या बनेंगे, हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अगर आपने मार्केट लिंक डिवेंचर खरीदे हुए हैं तो वो आपके लिए हमेशा क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। अगर आपने कोई अनलिस्टेड बॉन्ड या अनलिस्टेड डिवेंचर खरीदे हुए तो वो आपके लिए हमेशा क्या बनेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। अगर आपने उनको ट्रांसफर किया है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई। एग्जाम्पल देखो, ए ने सेल कर दिया लिस्टेड इक्विटी शेयर्स 10 मई 2024 को, आफ्टर होल्डिंग फॉर 24 मंथ। उसने क्या किया, 14 महीने अपने पास शेयर रखे, उसके बाद उसको सेल कर दिया। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग इसके क्या है, 12 महीने से ज्यादा है, तो इसलिए क्या बन जाएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। और इस पर जो टैक्स बनेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। उसके बाद एग्जाम्पल 2 देखो, बी ने सेल कर दिया एक लैंड 10 अगस्त 2024 को, 26 महीने उसको होल्ड किया था उसने, ट्रांसफर डेट आपकी ये थी। तो इस केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लगेगा, 24 मंथ, क्योंकि लैंड के केस में क्या है, हम देखते हैं 24। जो आपका चेंज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, सिर्फ अदर के लिए, यानी कि अदर लैंड वगैरह के लिए तो 24 था ही। अगर इनके अलावा आपने, यानी कि इन 2 असेट्स के अलावा आपने कोई असेट सेल करी है, तब आपको देखनी है ये वाली डेट, वरना कोई आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके दोनों केस में ये तो सेम ही है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया,
कैपिटल गेन कब लगता है? कैपिटल गेन कब लगता है? अभी तो मैंने आपको ये बताया। कैपिटल गेन लगता है आपका कैपिटल असेट होनी चाहिए आपके पास, कैपिटल असेट को आपने ट्रांसफर करना चाहिए, तो आपको क्या लगेगा? कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब ये कैपिटल गेन का, कैपिटल असेट का मतलब क्या होता है? कैपिटल असेट आपकी दो तरह की हो सकती है, एक तो हो सकती है शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, दूसरी आपके पास हो सकती है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। अब ये कैसे पता लगता है शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है? इसके लिए आपको देखना होता है पीरियड ऑफ होल्डिंग। लिस्टेड शेयर्स या सिक्योरिटीज हैं या फिर जीरो कूपन बॉन्ड है, तो वहां पर आपको 12 महीने का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है। उसके बाद अनलिस्टेड शेयर्स हैं आपके पास या लैंड बिल्डिंग है, तो उसमें आपको 24 मंथ्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है। अदर कोई असेट है आपके पास तो 36 मंथ का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है, लेकिन कब? अगर वो 23 जुलाई 2024 से पहले सेल हुई है तब, अदरवाइज वो यहीं पर कवर हो जाएगी 24 मंथ्स में। अब जब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट सेल करोगे तो आपको जो टैक्स लगेगा वो उसको बोलेंगे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट पर आपको गेन होगा, उस पर जो टैक्स लगेगा उसको बोलेंगे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, STCG LTCG। इस पे जो टैक्स की रेट है वो दो रेटें लगती हैं, 10% और 12.5%। और इस पे भी दो रेटें लगती हैं, एक तो आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो स्लैब रेट से टैक्स होता है, दूसरा अगर ये 111A, अभी हम आगे देखेंगे सेक्शन 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो इस पे भी दो रेट है, 15% एंड 20%। ये एक डेट के बाद है, वही डेट जो 23 जुलाई, 23 जुलाई से पहले का कोई आपका गेन है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर कौन सी रेट से टैक्स लगेगा? 15% से। अगर उसके बाद वाला है तो 20% से। सेम आपका ये होगा। इसमें आपके दो सेक्शन है, 112A और 112। ठीक है, 112 आपका आता है लिस्टेड शेयर्स और सिक्योरिटीज के लिए, और दोनों में रेट कितनी है? सेम है, दोनों में रेट सेम है, लेकिन रेट 10% वाली भी है, 10% वाली भी रेट है। ये आगे मैं आपको रेट का पूरा ढंग से बताऊंगा, किस डेट के बाद कौन सी रेट लगती है और कौन से सेक्शन में क्या रेट है। अभी के लिए मैंने आपको सिर्फ इतना सा ओवरव्यू दिया है। तो ये चैप्टर है कैपिटल गेन। इसके बाद हमने कैपिटल असेट का मतलब समझ लिया। कैपिटल असेट के बाद हम नेक्स्ट हमारा था कि कैपिटल असेट का क्या होना चाहिए? ट्रांसफर होना चाहिए। तो हम ट्रांसफर की डेफिनेशन देखते हैं। ट्रांसफर का मतलब क्या है? ट्रांसफर इंक्लूड नॉट ओनली सेल बट ऑल्सो मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ चेंज इन ओनरशिप ऑफ असेट। ठीक है, ट्रांसफर का सिंपल मतलब सिर्फ असेट को सेल कर देना नहीं है, बल्कि और भी कई तरह के जिससे आपकी ओनरशिप, यानी कि आपके पास से असेट जा रही है, आपके पास से असेट क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। बहुत से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे आपके पास से असेट जा रही है। जैसे पहला एग्जांपल, पहला तरीका तो है आपने सेल कर दिया असेट को, सीधा सीधा पैसे लिए दूसरे बंदे को, असेट दे दी, सेल हो गया। उसके बाद आपने एक्सचेंज कर लिया, यानी कि आपने एक अपनी कैपिटल असेट दूसरे बंदे को दी और दूसरे बंदे ने भी आपको कुछ उसके बदले दे दिया, पैसे नहीं दिए पर असेट असेट बदल लिया आपने, तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज। ये भी ट्रांसफर माना जाएगा। उसके बाद रिलिंग्विशमेंट, आपने क्या कर दिया? अपनी ओनरशिप दे दिया। आपने बोला कि ये मेरे पास 1 किलो गोल्ड है और ये गोल्ड मैं क्या कर रहा हूँ? मंदिर में चंदा दे दे रहा हूँ, मंदिर के चंदे में आपने वो गोल्ड दे दिया, तब भी इसको क्या मान लिया जाएगा? ट्रांसफर मान लिया जाएगा। ठीक है, सरकार बोलती है आप चंदा दो लेकिन हमें टैक्स दे दो। भैया ऐसे नहीं बोलना कि मैंने मंदिर में 100 किलो सोना चढ़ा दिया, मेरे से टैक्स मत लो। सरकार बोलती है हम तो मानेंगे ट्रांसफर किया आपने और आपको इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल है आपका एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, लाइक एक्सपायर, लीज लीज एक्सपायर और सरेंडर, कंपलसरी एक्विजिशन। गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, जैसे दिल्ली में आजकल क्या चल रहा है? मेट्रो का काम चल रहा है। पूरी साउथ दिल्ली में क्या चल रहा है? मेट्रो का काम चल रहा है। अब कई बार क्या होता है, मेट्रो निकलती है तो लोगों की दुकानें होती हैं या शॉप्स होती हैं, उनको ना हटाना पड़ता है सरकार को, वो जगह लेनी पड़ती है कि वहां से मेट्रो होती हुई जाती है। तो ऐसे केसेस में क्या करती है सरकार? इन लोगों की जो जगह होती है ना उसको एक्वायर कर लेती है, उनसे छीन लेती है, मतलब उस पर उनसे खरीद लेती है एक तरह से, ये मान लो। तो इसको बोलते हैं कंपलसरी। गवर्नमेंट के पास पावर है और ये लॉ के तहत गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी की भी प्रॉपर्टी को क्या कर सकती है? कंपलसरी एक्वायर कर सकती है, और उस बंदे को वो असेट, अपनी असेट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो इसको बोला जाता है आपका गवर्नमेंट एक्वायर लैंड अंडर लॉ। कंपलसरी एक्विजिशन हो गया आपकी लैंड का, तो इस केस में भी आपके पास क्या आएगा? टैक्स आएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो असेट को सेल ही नहीं किया, मेरे से जबरदस्ती ली सरकार ने। सरकार बोल रही है हम जबरदस्ती लेंगे भी और आपसे कैपिटल गेन पे टैक्स भी देना पड़ेगा आपको। अब दूसरा एग्जांपल देखो, मेरी एक ज्वेलरी की शॉप है और मेरी शॉप पर 10 kg गोल्ड की ज्वेलरीज रखी हुई है, और मेरी वाइफ के पास 1 kg गोल्ड है। 1 kg गोल्ड की ज्वेलरी रखी हुई है, तो मैंने अपनी वाइफ को क्या बोला कि तू ये गोल्ड मेरे को दे दे और मैं अपनी दुकान में इसको सेल कर दूंगा। और फिर मैंने उस गोल्ड को अपनी दुकान में ले जाके रख दिया, अपनी दुकान में ले जाके रख दिया ज्वेलरी के साथ। अभी वो सेल नहीं हुई है, ठीक है, अभी वो मेरी दुकान में रखी है। तो मैंने क्या किया? कन्वर्ट कर दिया अपने
कैपिटल असेट को कन्वर्ट कर दिया मैंने अपनी वाइफ की ज्वेलरी को स्टॉक इन ट्रेड में, अपनी ज्वेलरी की शॉप में मैंने उसको ले जाके रख दिया कि मेरे बाकी स्टॉक के साथ मिला के मैं इसको सेल कर दूंगा। भले ही वो मैंने आज सेल नहीं करी, पर क्या हो गया, उसका कन्वर्जन हो गया। तो इसको भी क्या माना जाएगा, ट्रांसफर बोला जाएगा। इसको भी ट्रांसफर बोला जाएगा। इन्वेस्टर कन्वर्ट शेयर इनटू ट्रेडिंग स्टॉक। छोड़ो, ये वाला एग्जांपल दिया ना मैंने आपको, जो एग्जांपल दिया वो वाला याद रखना, बेटर एग्जांपल था गोल्ड वाला, ठीक है। उसके बाद मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। जब आप कोई जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है, कई बार कंपनी या गवर्नमेंट कैसे बॉन्ड इशू करती है आपको, 100 रुपए का बॉन्ड है, ठीक है। मार्केट वैल्यू इसकी क्या है, फेस वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हो फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 100 है और आपको ये गवर्नमेंट 50 रुपए पे इशू कर देती है, या कोई भी कंपनी। लेकिन इस पे जो इंटरेस्ट का रेट होता है ना, वो जीरो होता है। आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। अगर ये 10 साल के लिए इसकी लाइफ है, 10 ईयर इसका 10 लाख है, 10 साल है। गवर्नमेंट ने आपको क्या बोला, आज आप मेरे से 50 रुपए पर ये बॉन्ड खरीद दो, इसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है, आपको 10 साल बाद हम 100 रुपए दे देंगे इसके बदले। लेकिन इस पीरियड में जब आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो इसको बोला था जीरो कूपन बॉन्ड, जिसपे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता उसकी लाइफ में, लेकिन आपको फेस वैल्यू पे रिडीम होगा। तो ऐसे बॉन्ड्स को जब इनका रिडम्पशन या मेच्योरिटी आती है, तो इनको भी क्या माना जाता है, ट्रांसफर। पार्ट परफॉर्मेंस अंडर सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसको भी क्या माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा। कई बार क्या होता है, आपने क्या किया, आपके पास एक हाउस था, इस हाउस के आप ओनर थे, आपने ये हाउस ए का था, ठीक है। ए ने क्या किया, बी को इसको हैंडओवर कर दिया, बोला तू इसमें रह, पोजीशन ले, जब तेरे पास पैसे हो मेरे को दे दियो। यानी कि पैसे भी ले लिए एक तरह से, मान लो उसने पैसे भी ले लिए, लेकिन इसको क्या किया, पेपर नहीं बनवाया इसके इसके रजिस्ट्री नहीं कराई उसने, ठीक है। उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई इस प्रॉपर्टी की इसके नाम पर, कि इसने इसको सेल कर दिया। तो इस केस में क्या माना जाएगा, अगर आपने पोजीशन ले लिया बिना किसी एग्रीमेंट के, या सॉरी बिना किसी रजिस्ट्री के, तो भी ये ट्रांसफर मान लिया जाएगा, और एक ही हैंड्स में क्या आएगा, कैपिटल गेन, ट्रांसफर ऑफ दिस हाउस। और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है आपका, वो दोनों है, लैंड और बिल्डिंग मिलाकर क्या है, दोनों इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 देखो आप। ट्रांसफर इंक्लूड एनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिस्पोजल और क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट इन असेट इन इंडिया और अब्रॉड, इवन इफ it is through shares of foreign company holding Indian asset. Even if agreement is a conditional, involuntary, indirect, it is still treated as a transfer. नेक्स्ट अब अपन आ गए सेक्शन 45 पे, कैपिटल गेन का स्कोप और ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी। सबसे पहले जनरल प्रोविजन पढ़ेंगे हम, सबसेक्शन 1। 45 का सबसेक्शन 1 बोलता है आपका, कैपिटल गेन आपको किस ईयर में आएगा, जब आप कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर दोगे, उस प्रीवियस ईयर में आपका माना जाएगा कि आपको कैपिटल गेन हुआ है, और टैक्सेबल उसी ईयर में होगा जिसमें आपने ट्रांसफर किया। उससे कोई मतलब नहीं है आपने एग्रीमेंट कब साइन किया। even if no agreement deed, even if no registered deed, ट्रांसफर में अकर वाया पावर ऑफ अटर्नी कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रांजेक्शन, ठीक है। इससे मतलब नहीं है आपने एग्रीमेंट कब किया, अगर आपने कोई पावर ऑफ अटर्नी से भी पोजीशन दे दिया उस बंदे को, तो ये कैपिटल गेन उस ईयर में लग जाएगा। पहला प्रोविजन नहीं बोला। अब कई बार क्या होता है, आप असेट को ना सेल नहीं करते, आपकी कोई असेट डिस्ट्रॉय हो जाती है। आपका एक हाउस था, आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी थी, अब एक दिन ना इसमें रात को क्या हुआ, आग लग गई और पूरा घर आपका क्या हुआ, जल गया। और इस लेकिन आपने इसका क्या कर रखा था, इंश्योरेंस करवा रखा था। अब इंश्योरेंस कंपनी आई सुबह, उसने चेक किया और आपका क्लेम बना दिया। अब क्लेम में से आपको क्या मिले, 10 करोड़ रुपीज़। सपोज करो आपका 50, 40, 20 करोड़ रुपए का बंगला था, तो आपने इंश्योरेंस करा रहा था, कंपनी ने आपको 10 करोड़ रुपए दे दिए, या जितने का भी था, 10 करोड़ का था, 2 करोड़ का, मतलब नहीं है, आपको कंपनी ने 10 करोड़ रुपए दे दिए इस कंपनी ने इंश्योरेंस के बदले। तो अब इस केस में क्या होगा, जिस ईयर में आपको क्लेम रिसीव होगा, जिस ईयर में आपको क्लेम रिसीव हो जाएगा ना कंपनी से, जिस ईयर में आपको पैसा आ जाएगा कंपनी से, उस ईयर में टैक्सेबल होगा। अप्लाई व्हेन यू गेट मनी और असेट फॉर डैमेज डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल असेट ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, यानी कि फ्लूड, अर्थक्वेक, एक्सीडेंट, यानी फायर, एक्सप्लोरेशन, एनिमी एक्शन, वार, टैक्सेबल एज ए कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ मनी और असेट इज रिसीव। जिस ईयर में आपको वो पैसा मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से, उस ईयर में टैक्स लगेगा, ना कि जिस ईयर में आपकी वो असेट डिस्ट्रॉय हुई या फिर डिस्ट्रक्शन हुआ, उसका डैमेज हुआ, उस ईयर से मतलब नहीं है। और जो यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि सेल प्राइस माना जाएगा, वो क्या माना जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिसीट। जिस दिन आपको अगर कोई असेट रिसीव हुई है, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन की। अगर मनी रिसीव हुआ है, तो वो जो पैसा आपको रिसीव हुआ है वो आपका माना जाएगा सेल वैल्यू है। और दूसरा देखो, अगर आपने कन्वर्जन कर दिया किसी कैपिटल असेट का स्टॉक इन ट्रेड में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मेरी गोल्ड की क्या थी, सॉरी मेरी ज्वेलरी की शॉप थी, मैंने क्या किया, अपनी वाइफ से गोल्ड लेके अपनी शॉप में रख दिया।
अब मैंने उसको रख दिया तो वो कन्वर्ट हो गया। अब उस पर टैक्स कब लगेगा? उस पर टैक्स उस साल में लगेगा जिस साल में उसको सेल कर दूंगा। अभी जो मैंने अपनी वाइफ से 1 kg गोल्ड लेके अपनी शॉप में रखा हुआ है, अभी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उस पर टैक्स कब लगेगा? जिस साल में वो गोल्ड सेल कर दूंगा। इफ यू कन्वर्ट योर कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंसीडर इट एज ए ट्रांसफर। इसको हम मान लेंगे ट्रांसफर, और कैपिटल गेन टैक्सेबल आएगा किस ईयर में? जिस ईयर में आप उस स्टॉक को सोल्ड कर दोगे। अब इसमें आपकी सेल वैल्यू क्या रहने वाली है, यानी कि आप किस वैल्यू को माना जाएगा? जिस वैल्यू पे एफ ली जाएगी, ठीक है। जिस दिन आपने, यानी कि मैंने समझो 1/4/25 को मैंने अपनी वाइफ से वो गोल्ड लेके अपनी शॉप में रख दिया, तो इस दिन जो गोल्ड की 1 kg गोल्ड की वैल्यू है ना, उस वैल्यू को माना जाएगा कि मैंने कंसिडरेशन इस वैल्यू पे इसको सेल किया है। इसको पढ़ने का एक निमोनिक है, देखो। कन्वर्ट नाउ पे लेटर, कन्वर्जन ट्रिगर ट्रांसफर, बट टैक्स बिकम व्हेन इट्स सोल्ड। अगर आप अपने पर्सनल असेट को, सॉरी, आप कैपिटल असेट को क्या करते हो? स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो, तो उससे क्या होगा? वो ट्रांसफर बन जाएगा, और ट्रांसफर बनते ही आपको उस पर टैक्स देना है। लेकिन टैक्स किस ईयर में दोगे? जब आप उस बिजनेस असेट को, यानी कि अपनी इन्वेंट्री को सोल्ड कर दोगे, उस ईयर में आपको उस पर टैक्स देना है। अब देखो, कंपलसरी एक्विजिशन के केस में कब टैक्स लगेगा आपके पास? अब क्या हुआ था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था दिल्ली मेट्रो का, ठीक है। दिल्ली मेट्रो के लिए आपसे गवर्नमेंट ने क्या किया? आपकी दुकान थी, उस दुकान को आपसे एक्वायर कर लिया, वो जगह आपकी दुकान को तोड़ दिया और आपको पैसे दे दिए उसके बदले में, यानी कि वो जगह गवर्नमेंट ने आपसे खरीद ली। तो उस केस में वो भी ट्रांसफर बन जाता है, और उसमें कैपिटल गेन टैक्स आपको कैसे लगेगा और कब देना है वो देखते हैं, ठीक है। व्हेन गवर्नमेंट और आरबीआई टेक योर असेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, कैपिटल गेन टैक्स इन द ईयर यू रिसीव कंपनसेशन। जब आपको गवर्नमेंट से पैसा रिसीव होगा तब आपको उस पर टैक्स देना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, अब गवर्नमेंट ने आपसे जो प्रॉपर्टी ली थी ना, गवर्नमेंट बोल रही है कि ये तो 20 लाख दूंगी मैं इसकी, ठीक है। गवर्नमेंट ने आपको 20 लाख दिए, लेकिन आप बोल रहे थे नहीं नहीं भाई, ये तो मेरा घर 30 लाख का था, मैं इसको 30 लाख का बेचता। तो आप क्या करते हो? कोर्ट में चले जाते हो और गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर देते हो कि मेरी 30 लाख की प्रॉपर्टी थी, और उस केस में क्या होता है? इनहेंस कंपनसेशन मिलता है फ्रॉम कोर्ट। टैक्स इन द ईयर यू रिसीव एक्स्ट्रा अमाउंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फ्रॉम इनहेंस पार्ट इज नील। तो जब इनहेंस कंपनसेशन आपको मिलेगा, ये किस ईयर में टैक्स होगा? जिस साल में आपको रिसीव हो जाएगा उस साल में आपको इस पर टैक्स देना है। तो अभी तक हमने सेक्शन 45 पढ़ा, कैपिटल गेन की चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। इसमें जनरल प्रोविजन पढ़ा कि जिस साल में आप अपनी कैपिटल असेट को ट्रांसफर करोगे उस साल में आपको टैक्स देना है। इंश्योरेंस वाले में हमने क्या पढ़ा कि जब आपको कंपनसेशन, सॉरी, जब आपको क्लेम रिसीव होगा उस साल में आपको उस पर टैक्स देना है, ना कि जब आपकी असेट डिस्ट्रॉय हुई या डैमेज हुई तब देना है, ठीक है। और इसमें जो सेल वैल्यू बनेगी वो कंपनी क्या मानी जाएगी? फेयर मार्केट वैल्यू। जिस भी दिन आपको कोई असेट मिली या मनी मिली, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? वो आपकी सेल वैल्यू बनेगी। और दूसरा हमने देखा स्टॉक इन ट्रेड वाला, कि आपने अपनी असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो जिस भी ईयर में आप सेल करोगे अपनी असेट, उस ईयर में आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। और जो सेल वैल्यू लोगे आप कैपिटल गेन निकालते टाइम, वो लोगे कन्वर्जन डेट की फेयर मार्केट वैल्यू उस असेट की। क्या कंपलसरी एक्विजिशन के केस में क्या होगा? जब आपने असेट को कंपलसरी एक्वायर होगी, उस ईयर में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। जिस ईयर में आपको कंपनसेशन दे देगी गवर्नमेंट, उस ईयर में माना जाएगा कि ट्रांसफर हुआ है, और उस ईयर में आपको उस पर कैपिटल गेन टैक्स देना है। और कई बार आपको एनहेंस कंपनसेशन मिलेगा, उस पर आपको कब टैक्स देना है? जिस ईयर में वो अमाउंट रिसीव होगा, ठीक है। यही मैंने आपको भी सारी चीज़ें बता दी। इंश्योरेंस वाले केस में क्या होगा ये सब बता दिया मैंने आपको, पूरा रिवाइज करवाया था। अब सेक्शन 45 में कुछ स्पेशल केसेस भी हैं कैपिटल गेन के, ठीक है, जिसमें ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये वाला पढ़ते हैं हम। असेट ट्रांसफर टू फर्म एओपी बीओआई। अगर आपने क्या किया, आपने कोई अपनी कैपिटल असेट किसको ट्रांसफर कर दी? फर्म को, एओपी को, बीओआई को, तो इसको भी ट्रांसफर माना जाएगा, और इसमें भी टैक्स लगेगा। कैसे लगेगा वो देखते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन ट्रांसफर कर देता है कैपिटल असेट टू फर्म एओपी बीओआई एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन, आपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन के नाम पर असेट दे दिया अपनी फर्म को, तो उसमें क्या होगा? इट इज टैक्सेबल एज ए कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। जब भी आपने उस असेट को ट्रांसफर किया होगा, उस ईयर में आपके ऊपर क्या लगेगा? कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन आपको कुछ मिला तो नहीं उसके बदले में, आपका क्या हुआ? तो अब किस वैल्यू पर टैक्स लगेगा? डीम्ड वैल्यू फॉर, क्या सेल वैल्यू क्या मानी जाए उस असेट की? जो अमाउंट वो फर्म एओपी बीओआई अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करती है, उस अमाउंट को माना जाएगा आपकी सेल। इसका एग्जांपल मैं जैसे आपको देता हूँ। मेरे 3 फ्रेंड थे, ठीक है, सूरज, मुकेश और राहुल। हम तीनों ने क्या किया, साथ में हम सीए कर रहे थे, और साथ में हमने एक ही साल में सारे सीए बन गए। अब हमने डिसाइड किया अब हम एक फर्म खोलेंगे, और हमने फर्म खोली। सूरज पैसे वाला था, ठीक है, सूरज पैसे वाला था, उसने बोला भाई मैं 10 लाख रुपए लेके आ रहा हूँ फर्म खोलने के लिए। राहुल ने बोला मैं भी 10 लाख रुपए लेके आ रहा हूँ। अब जो मुकेश की बारी है ना, मुकेश गरीब था, मुकेश ने बोला भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ी है जिस पे हम अपना ऑफिस बना लेंगे। तो राहुल ने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को इस फर्म को दे दिया। अब मुकेश ने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को इस फर्म को दे दिया।
अब मुकेश ने जो इस प्रॉपर्टी को इस फर्म को दिया है, इसको क्या माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा, और मुकेश के हैंड्स में क्या आएगा, कैपिटल गेन टैक्स में आएगा। और इसकी जो सेल वैल्यू मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी, जो ये फर्म अपनी बुक्स में एंट्री करेगी इसके नाम की, इसने इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, जो भी उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी कैपिटल कंट्रीब्यूशन एज ए मुकेश। उस वैल्यू पे क्या करेगा, मुकेश को कैपिटल गेन टैक्स देना है। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म सेक्शन 45(4), इसमें पार्टनर, मेंबर, लीव और ज्वाइन, ठीक है। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई भी बंदा आ रहा है या फिर जा रहा है पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के, तो इसको रिकंस्टिट्यूशन बुलाता है। एंड गेट मनी और असेट फ्रॉम एंटिटी, तो उसको कुछ पैसा मिलता है सेटलमेंट पे या फिर कोई असेट मिलती है, तो फर्म के हाथ में क्या आता है, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम फर्म नॉट पार्टनर, इनकम फ्रॉम फर्म नॉट पार्टनर, ठीक है। टैक्स इन द ईयर असेट रिसीव बाय पार्टनर, तो इस पर क्या होता है, कैपिटल गेन हेड में टैक्स लगता है। इसका फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी। ए आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल टू फर्म, फर्म के हैंड्स में टैक्स लगेगा, ठीक है, क्योंकि फर्म ने क्या किया, मनी दिया और असेट, उसको असेट दिया है, मनी असेट दिया, तो फर्म के हाथ में टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स आएगा। मनी रिसीव बाय, तो बी का क्या है यहाँ पर सीधा, जो मनी आपने पे करी पार्टनर को, ठीक है, जो मनी आपने पे करी पार्टनर को वो, प्लस में आपको क्या लेनी है, एफएमबी, जो असेट आपने दिए उसको, तो ये टोटल वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, सेल वैल्यू, माइनस डी। डी का मतलब उसका पर्सनल कैपिटल अकाउंट बैलेंस एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन एंड सेल्फ जनरेटेड एसेट, जो उसके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है उसको माइनस कर दो उसमें से, इस नेट वैल्यू पे क्या आएगा, फर्म को कैपिटल गेन टैक्स देना है। इट इज इफ ए इज नेगेटिव, यानी कि कैपिटल गेन क्या आता है, नेगेटिव, ट्रीट इज करना है उसको जीरो। एडिशनल नोट अप्लाई इन एडिशन टू द सेक्शन 9B, सेल्फ जनरेटेड गुडविल असेट जीरो कॉस्ट आइटम, इन पे क्या है, इनको सेल्फ जनरेटेड आप गुडविल या असेट बनाते हो उसकी क्या होती है, कॉस्ट जीरो होती है। सेक्शन 46 देखते हैं, कैपिटल गेन ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो कंपनी की जो असेट्स होती हैं लाइबिलिटी पे करने के बाद उनमें रिलाइज, ठीक है, असेट से जो पैसा रिलाइज होता है उसमें से जो लाइबिलिटीज़ होती है कंपनी, वो पे करने के बाद जो पैसा होता है वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब उस केस में कंपनी के हैंड्स में कैपिटल गेन टैक्स लगेगा या शेयर होल्डर्स के हैंड्स में कैपिटल गेन टैक्स का ट्रीटमेंट क्या है वो पढ़ते हैं। इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, सबसे पहले कंपनी के हैंड्स में पढ़ते हैं। व्हेन कंपनी डिस्ट्रीब्यूट इट्स असेट टू शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन इट इज़ नॉट कंसिडर एज ए ट्रांसफर, तो इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। कंपनी ने क्या किया, अपनी असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया, कंपनी ने असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया, कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा कंपनी के हैंड्स में और ना उसको ट्रांसफर माना जाएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इफ़ लिक्विडेटर सेल असेट्स एंड देन डिस्ट्रीब्यूट कैश कंपनी मस्ट पे कैपिटल गेन टैक्स ऑन प्रॉफिट फ्रॉम सेल। अभी एक केस क्या था कि कंपनी ने क्या किया, ये कंपनी है, कंपनी ने शेयर होल्डर्स को क्या किया, असेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। लेकिन दूसरा केस क्या है, यहाँ पर कंपनी है, कंपनी ने असेट को डिस्ट्रीब्यूट ना करके इसको सेल कर दिया, देन जो कैश आया वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो अब जो कंपनी ने सेल किया है इसको ट्रांसफर मान लिया जाएगा और उस पर कंपनी को कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, शेयर होल्डर के हैंड्स में क्या टैक्सेबिलिटी रहने वाली है। इफ शेयर होल्डर रिसीव मनी और असेट ऑन लिक्विडेशन दिस इज अ टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, ठीक है। जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कंपनी से पैसा मिलेगा या असेट मिलेगी, ठीक है, मनी मिलेगी या असेट मिलेगा, इन दोनों को मिला के क्या होगा, इस पर टैक्स लगेगा कैपिटल गेन हेड टैक्स में। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी सेल वैल्यू उसके लिए क्या रहने वाली है कैपिटल गेन में, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट प्लस मनी जो उसको रिसीव हुआ, ये आपकी मान ली जाएगी, इतने में उसने अपने शेयर सेल कर दिया और इस तरह से उसको टैक्स लगेगा अपने उसके हैंड्स में। अब एक एग्जांपल लो, जैसे कंपनी, एक शेयर होल्डर है ए शेयर होल्डर ने रिलायंस लिमिटेड के 1000 शेयर खरीदे थे 1 लाख रुपीज़ में। अब कंपनी ने क्या किया, आगे जाके कंपनी लिक्विडेट होगी, रिलायंस लिमिटेड क्या होगी, लिक्विडेट हो गई। तो रिलायंस का जो शेयर होल्डर था जिसने 1 लाख रुपये रिलायंस में लगाए थे उसको क्या हुआ, कुछ पैसे मिले और कुछ असेट मिली। सपोज करो कुछ असेट मिली, असेट की जो वैल्यू थी वो थी आपकी 80,000 रुपये फेयर मार्केट वैल्यू थी और उसको 50,000 रुपये कैश मिला, तो उसको टोटल कितना मिल गए, 1,30,000 रुपये उसको मिले, जो उसके शेयर थे कितने के, 1 लाख रुपये के। तो अब उसको गेन कितना हुआ, कैपिटल गेन कितना आया उसका, कैपिटल गेन आया उसका 30,000 का। तो इस केस में उसको 30,000 रुपये का कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, 30,000 पे टैक्स लगेगा। लेकिन अगर किसी कंपनी का जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो अमाउंट पे करती है अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, तो इसको डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा ना कि कैपिटल गेन, और इस पे जो टैक्स लगेगा वो शेयर होल्डर के हैंड्स में किस हेड में लगेगा, अदर सोर्स में, ठीक है, अदर सोर्स में लगेगा ना कि कैपिटल गेन हेड में। एग्जाम्पल देखो इसका, एक शेयर होल्डर था ए जिसको रिसीव हुई प्रॉपर्टी 10 लाख रुपये की और आउट ऑफ दिस 2 लाख इज फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, 10 लाख की प्रॉपर्टी मिली टोटल, जिसमें से 2 लाख क्या है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से मिली है कंपनी के। तो इसको 2 लाख को क्या करना है, ट्रीट डिविडेंड है, उसको माना जाएगा कि कंपनी से उसको डिविडेंड मिला है।
तो कैपिटल गेन हेड में कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा और अदर सोर्स हेड में कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। जो आपका कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, यानी 8 लाख पे तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और जो उसका 2 लाख है वो डिविडेंड एज ए डिविडेंड टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 222C में। ये मैंने आपको पढ़ाया था कौन से चैप्टर में, शायद सेट ऑफ क्लबिंग में पढ़ाया था शायद मैंने आपको ये, आई थिंक। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 46A, कैपिटल गेन ऑन बाय बैक ऑफ शेयर। बाय बैक मतलब क्या होता है, कई बार कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर से अपने शेयर वापस बाय कर लेती है। कंपनी के शेयर किसके पास होते हैं, शेयर होल्डर्स के पास, और कंपनी कई बार इन शेयर होल्डर से अपने शेयर खुद खरीद लेती है, तो इसको बोला जाता है बाय बैक। अब इस सिचुएशन में टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी वो हम इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। अब बाय बैक क्या हो सकता है, दो कंपनी कर सकते हैं, एक तो नॉन डोमेस्टिक कंपनी यानी कि फॉरेन कंपनी अगर बायबैक करती है तो क्या प्रोविजन है, उसके बाद हम देखेंगे डोमेस्टिक कंपनी अगर बायबैक करती है तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट है। बायबैक बाय नॉन डोमेस्टिक कंपनी और स्पेसिफाई सिक्योरिटी अप्लाइड व्हेन कंपनी इज नॉट डोमेस्टिक कंपनी। ये वाला सेक्शन कब लगेगा, जब कंपनी डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, या फिर जो वो सिक्योरिटी बायबैक कर रही है वो सिर्फ शेयर ना होकर उसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, डिवेंचर्स भी होते हैं, अदर स्पेसिफाई सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। अब कंसिडरेशन जो रिसीव होगा, जो बायबैक करने पे कंपनी अमाउंट पे करेगी शेयर होल्डर को, टैक्सेबल होगा किसके हैंड्स में, इन द हैंड्स ऑफ होल्डर। अब कैपिटल गेन कैसे लिख लेगा, जो सेल प्राइस यानी कि जो कंपनी ने पे किया और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसको वो कैपिटल गेन आ जाएगा। ईयर ऑफ टैक्स, किस ईयर में टैक्स लगेगा, ईयर कंपनी बाय द सिक्योरिटीज़। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जिस ईयर में कंपनी ने शेयर को बाय किया उस ईयर में टैक्स लगेगा। एग्जांपल देखो, कंपनी का एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर थे, जो उसने 200 रुपये में खरीदे थे, यानी 200 रुपये पर शेयर खरीदा था, तो ये उसके 2 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट थी टोटल। ठीक है, अब कंपनी ने क्या किया, बायबैक शुरू किया, और कंपनी ने बोला कि हम पर शेयर आपसे 250 में खरीद लेंगे, तो 2.5 लाख रुपये में कंपनी ने उससे बायबैक कर लिया। अब कैपिटल गेन टैक्स कैसे निकलेगा, कैपिटल गेन टैक्स निकलता है आपका सेल वैल्यू, सेल प्राइस कितना माना जाएगा, यहाँ पर माना जाएगा 2.5 लाख रुपये उसने सेल प्राइस मिला शेयर होल्डर को। उसके बाद उसकी कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट थी उसकी 2 लाख रुपये, उसको 50,000 रुपये का कैपिटल गेन हो गया। इस कैपिटल गेन 50,000 रुपये उसको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। तो ये हो गया आपका बायबैक डोमेस्टिक कंपनी यानी कि अदर देन डोमेस्टिक कंपनी के केस में। अब डोमेस्टिक कंपनी अगर बायबैक करती है तो क्या प्रोविज़न है, तो इसमें 2 प्रोविज़न है, आपको डेट का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर बायबैक हो रहा है किस तारीख से पहले, इस तारीख से पहले बायबैक हो रहा है, 1 अक्टूबर 2024 से पहले अगर डोमेस्टिक कंपनी ने बायबैक किया है तो प्रोविज़न क्या थे, और 1 अक्टूबर 2024 के बाद कंपनी ने बायबैक किया है तो क्या प्रोविज़न है। इफ़ डोमेस्टिक कंपनी बायबैक एनी शेयर्स बिफोर दिस डेट, कंपनी पे एडिशनल टैक्स एट द रेट 20% प्लस 12% सरचार्ज एंड 4% सेस। शेयर होल्डर इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन। अब शेयर होल्डर के हैंड्स में क्या होता था, कोई भी टैक्स नहीं होता था। अगर इस डेट से पहले कंपनी ने बायबैक किया तो शेयर होल्डर के लिए क्या है, एग्जाम्प्ट है, शेयर होल्डर के हैंड्स में कोई भी टैक्स नहीं है। लेकिन कंपनी को क्या करना है, एडिशनल टैक्स पे करना है बायबैक पे 20% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% सेस लगा के, इस रेट से उसको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने 1 अक्टूबर 2024 को या उसके बाद कोई भी बायबैक किया डोमेस्टिक कंपनी ने तो प्रोविजन में चेंज है, यहाँ पर अमेंडमेंट आई है, इफेक्टिव फॉर बायबैक ऑन और आफ्टर दिस डेट अमाउंट रिसीव बाय शेयर होल्डर इज ट्रीटेड एज अ डिविडेंड एंड टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, नो डिडक्शन, नो एक्सपेंस डिडक्शन अलाउड। ठीक है, अब इसमें क्या है, शेयर होल्डर के हैंड्स में डिविडेंड माना जाएगा इसको, अगर कोई भी कंपनी बायबैक का अमाउंट पे करती है और उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, हमने इस सेक्शन को कैसे पढ़ा, अगर नॉन डोमेस्टिक कंपनी कोई भी बायबैक करती है तो उसमें क्या होगा, जो शेयर होल्डर के हैंड्स में है टैक्स लगेगा, उसमें जो अमाउंट उसको रिसीव हुआ प्लस उसमें से उसको माइनस करनी है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में उसने वो शेयर्स खरीदे थे, तो उसके हैंड्स में आ जाएगा कैपिटल गेन। उसके बाद अगर डोमेस्टिक कंपनी ने बायबैक किया बिफोर दिस डेट, देन क्या होगा, कंपनी पे करेगी एडिशनल टैक्स इस रेट से, अगर शेयर होल्डर के लिए क्या है, एग्जाम्प्ट है। लेकिन इस डेट के बाद बायबैक किया डोमेस्टिक कंपनी ने तो अमाउंट जो उसको मिलेगा शेयर होल्डर को वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, और अदर सोर्स में उस पर टैक्स लगेगा, किसी भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा उसे। एग्जाम्पल देखो, बायबैक आफ्टर 1 अक्टूबर 2024, जो बंदे ने शेयर खरीदे थे वो 2 लाख रुपए के शेयर खरीदे थे, कंपनी ने जो अमाउंट पे किया उसको 5 लाख रुपए पे करे बायबैक करने का, टैक्स ट्रीटमेंट क्या हुआ, 5 लाख ट्रीट कर लिए जाएंगे एज ए डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और जो 2 लाख रुपए का आपको जो कॉस्ट है इसको मान लिया जाएगा कैपिटल लॉस, क्योंकि यहाँ पे आपकी कॉस्ट क्या है, सेल प्राइस क्या है आपका 0 है, लेकिन कॉस्ट आपकी 2 लाख रुपए, तो आपका क्या हो गया, लॉस हो गया 2 लाख रुपए का। अब इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, अब इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फ्यूचर में और सेट ऑफ कर सकते हो अपने बाकी लॉसेस से जो इनकम टैक्स अलाउ करता है आपको। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है 46, ट्रांजैक्शन नॉट ट्रीटेड एज ए ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, ये सारे कुछ ट्रांजैक्शन है, अगर आप ये सारे ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इन सारे ट्रांजैक्शन को क्या नहीं माना जाएगा, ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा, नो कैपिटल गेन टैक्स इज एप्लीकेबल। हमने देखा था
कैपिटल गेन टैक्स कब लगता है? जब कैपिटल असेट का क्या होता है? ट्रांसफ़र। लेकिन अगर ट्रांसफ़र ही नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांसफ़र ही नहीं है, तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ एग्जम्प्ट ट्रांजैक्शन है 47 में आपको काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन बताए गए हैं जिनको इनकम टैक्स के अंदर ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। जिसमें से पहला ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन टाइप, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन दी है, यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई है। पार्टीशन होता है एचयूएफ का, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट ऑन टोटल और पार्शियल अमाउंट। एक एग्जांपल लो, अगर एक एचयूएफ है उसका पार्टीशन होता है और उसके काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, तो एचयूएफ की जो असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इनके हैंड्स में, उसको क्या बोलते हैं? उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा और एचयूएफ के हैंड्स में कोई भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है, आपको कोई असेट ट्रांसफ़र करी है आपने बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ, अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ कोई असेट को ट्रांसफ़र करता है बाय वे ऑफ गिफ्ट, विल, इरेवोकेबल ट्रस्ट, तो इस केस में क्या होगा? उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा और कोई भी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे एक फादर ने क्या किया? अपने सन को गिफ्ट कर दिया, क्या चीज़? एक हाउस, तो फादर के हैंड्स में कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर किसी इंडिविजुअल ने गिफ्ट कर दिया या विल थ्रू गिफ्ट कर दिया या विल दे दिया, इरेवोकेबल ट्रस्ट क्रिएट कर दिया, क्या गिफ्ट करने के लिए? ई शॉप में जो उसको शेयर मिले थे, तो वहाँ पर क्या होगा? ये ट्रांजैक्शन को एग्जम्प्ट नहीं माना जाएगा। जैसे एक फादर ने क्या किया? अपने सन को शेयर्स गिफ्ट कर दिया जो उसको ई शॉप में मिले थे, तो इस ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र मान लिया जाएगा और उस पर फादर को टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन देखो, नेक्स्ट पॉइंट है 3। अगर कोई भी होल्डिंग कंपनी ट्रांसफ़र करती है कैपिटल असेट, ठीक है, अपनी 100% सब्सिडरी कंपनी जो उसकी इंडियन कंपनी, ठीक है, इंडियन कंपनी होनी चाहिए सब्सिडरी कंपनी, ओनली ऑन सब्सिडरी मस्ट बी इंडियन कंपनी, ठीक है, इंडियन कंपनी को ट्रांसफर करती है कोई भी कैपिटल असेट, तो उस ट्रांजैक्शन को भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। जैसे एक होल्डिंग कंपनी ने क्या किया, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 करोड़ की किसको ट्रांसफर कर दी? सब्सिडरी कंपनी को, तो जो इस कंपनी के हैंड्स में इस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और ना कोई कैपिटल गेन टैक्स की बात होगी। अब नेक्स्ट है, अगर कोई भी सब्सिडरी कंपनी अपनी इंडियन होल्डिंग कंपनी को क्या करती है, जो उसकी होल्डली ओन होल्डिंग कंपनी, मतलब जो 100% उसको होल्ड करती है, उस कंपनी को कोई भी कैपिटल असेट ट्रांसफर करती है, तो उसको भी ट्रांसफर नहीं माना। इसी का रिवर्स है, पहले होल्डिंग कंपनी 100% सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर करी थी कोई भी कैपिटल असेट, तो उसको ट्रांजैक्शन नहीं माना जा रहा था। सब्सिडरी कंपनी अगर अपनी 100% होल्डिंग कंपनी का कोई असेट ट्रांसफर करती है, तो उसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अमालगमेटेड कंपनी जो एक इंडियन कंपनी है, उसको ट्रांसफर करती है असेट्स अंडर द स्कीम ऑफ अमालगमेशन, तो इस ट्रांजैक्शन को भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। डीमर्ज कंपनी, अगर रिजल्टिंग कंपनी जो एक इंडियन कंपनी है उसको कैपिटल असेट ट्रांसफर करती है इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर, इस ट्रांजैक्शन को भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। उसके बाद रिजल्टिंग कंपनी ट्रांसफर करती है इशू ऑफ शेयर करती है अंडर द डीमर्जर टू शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी फॉर डीमर्ज कंसिडरेशन, इसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। शेयर होल्डर्स ट्रांसफर करते हैं अपने शेयर्स अमालगमेटेड कंपनी को, तो इस ट्रांजैक्शन को भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। मस्ट रिसीव शेयर ऑफ इंडियन अमालगमेटेड कंपनी, लेकिन उनको अमालगमेटेड कंपनी के शेयर मिलते हैं। अगर कोई नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी आउटसाइड इंडिया करता है डन वाया इंटरमीडिएटरी, तो इसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। एक नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आउटसाइड इंडिया ट्रांसफर करी, उसको भी कैपिटल गेन ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन पर्पज से। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का अगर रिडम्पशन होता है और उस रिडम्पशन किसके हैंड्स में हो रहा है? इंडिविजुअल के हैंड में, तो इसको भी आप ट्रांसफर मत मान रहा। अगर आप गोल्ड को कन्वर्ट कर देते हो किसमें? इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में, तो इसको भी कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। अगर आप अपने किसी आर्ट वर्क को, अपनी बुक को ट्रांसफर या डोनेट कर देते हो किसका? गवर्नमेंट को या फिर म्यूजियम्स को, तो ये भी आपका ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। कन्वर्जन हो जाता है बॉन्ड्स का या डेवेंचर का शेयर्स में, इसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स का कन्वर्जन हो जाता है इक्विटी शेयर्स में, इसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनके हैंड्स में कोई भी टैक्स नहीं आएगा। रिवर्स मॉर्गेज ऑफ हाउस बाय सीनियर सिटीजन, अगर कोई सीनियर सिटीजन अपने हाउस को मॉर्गेज रख देता है बैंक के पास, तो इस ट्रांजैक्शन को भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल, इसको रिवर्स मॉर्गेज का मतलब क्या है वो समझते हैं सबसे पहले। तो कई बार क्या होता है, सीनियर सिटीजन जो काफ़ी एज के हो जाते हैं और जिनकी केयर करने वाला कोई नहीं होता, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने घर को क्या करते हैं, मॉर्गेज रख देते हैं बैंक के पास और रिसीव करते हैं मंथली या एनुअली इनकम। बैंक उनको लोन देता है मंथली, लोन देता है या एनुअली लोन देता है कि आप मेरे से 30,000 रुपये मंथली लेना है। अगर उस घर की वैल्यू 2 CR है, सपोज को 2 CR है, तो बैंक बोलेगा कि आप मेरे से 60,000 रुपये महीने ले लेना, जब तक आप जिंदा हो तब तक मैं आपको 60,000 रुपये मंथली इनकम दूंगा। अलाउ करता है
अलाउ यूज़ कौन से इसमें मेडिकल यूज़ के लिए लेते हैं या फिर हाउस होल्ड एक्सेट्रा, पर ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए वो मॉर्गेज नहीं रख सकता उसको, ठीक है। अब डेथ पे क्या होता है, हायर्स कैन रीपे। अब जो बैंक ने आज तक उसको 60,000 रुपये पे किए मंथली, जब तक वो जिंदा था, उसकी डेथ हो गई उस दिन, या तो हायर्स होते हैं, उसकी लीगल हायर्स क्या कर सकते हैं, जितना भी बैंक का लोन है उसको रीपे करके क्लेम कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, या फिर बैंक क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। तो रिवर्स मॉर्गेज का मतलब समझ लिया आपने, जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो उस घर में रह सकते हैं, लेकिन वो घर किसके पास मॉर्गेज है, वो बैंक के पास है, ठीक है, उसी में रहेंगे वो। और लेकिन जब उनकी डेथ हो जाएगी, या तो बैंक उसको सेल कर सकता है या फिर लीगल हायर आके उसको क्लेम कर सकते हैं आफ्टर पेइंग रीपे अमाउंट। तो इसको बोला था रिवर्स मॉर्गेज। इस मॉर्गेज पर भी कोई भी कैपिटल गेन नहीं आता, इसको ट्रांसफर नो कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। लोन रिसीव्ड इज अ टैक्स एग्जेम्प्ट इनकम। अब मैंने एक निमोनिक बनाया है ये सारे ट्रांजेक्शन को याद रखने के लिए। यूज दिस टू रिकॉल ऑल मेजर एग्जामेशन। जी फॉर गिफ्ट शेयर पार्ट आर एम गोल्ड, ठीक है, गिफ्ट शेयर पार्ट आर एम गोल्ड। जी से आपका गिफ्ट विल ट्रस्ट। आई से आपका इंडियन कंपनी ट्रांसफर जो करती है, इंडियन कंपनी अगर ट्रांसफर करती है, जैसे होल्डिंग सब्सिडरी, सब्सिडरी होल्डिंग 100% सब्सिडरी अपनी कंपनी को ट्रांसफर कर रही है, या फिर 100% होल्डिंग अपनी सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर कर रही है, तो उन केसेस में क्या होता है, वो भी एग्जाम्प्ट है। एफ से आपका आ जाएगा फैमिली। फैमिली से एच यू एफ का पार्टीशन होता है, अगर वो असेट का डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो उसके हैंड्स में भी कोई टैक्स, ये भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। उसके ट्रांसफर इन अमालगमेशन डीमर्जर। टी से ट्रांसफर इन अमालगमेशन डीमर्जर में भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। शेयर्स, शेयर्स और सिक्योरिटीज़ का कन्वर्जन होता है, उसको भी आपको ट्रांसफर नहीं मानना है। आप हिस्टोरिकल आइटम्स गवर्नमेंट को डोनेट कर देते हो, उसको भी आपको ट्रांसफर नहीं, अमालगमेशन हो जाता है कंपनी का। रिवर्स मॉर्गेज कर देते हो तो उसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। नॉन रेसिडेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का ट्रांसफर कर दिया दूसरे नॉन रेसिडेंट को। गोल्ड सेम होता है, सप्रीम गोल्ड बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बॉन्ड रिसीट में कन्वर्ट करते थे, तो भी आप इन सबको ट्रांजेक्शन नहीं मानोगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 और 6 के लिए। होली ऑन सब्सिडरी, होली ऑन इंडियन कंपनी ओनली, ठीक है। तो हमने ये 5 और 4 कौन सा पॉइंट है, 5 और 4, ठीक है, 5 और 4 ये वाले पॉइंट है, इन दोनों कंपनी में इंडियन कंपनी होनी चाहिए। उसके बाद 6 पॉइंट है, मस्ट रिसीव शेयर ऑफ इंडियन अमाउंटेड कंपनी, अप्लाई टू कन्वर्जन नॉट रिडम्शन। पॉइंट नंबर 10 में क्या होता है, अप्लाई टू कन्वर्जन नॉट रिडम्शन। अब एग्जाम्पल देखो इनके, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि इनको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। गिफ्ट ऑफ गोल्ड, पहला एग्जाम्पल है गिफ्ट ऑफ गोल्ड। एक बंदा है मिस्टर ए, इसने 1970 में 25,000 रुपये का गोल्ड खरीदा था। अब इसने क्या किया, प्रीवियस ईयर 24-25 में उस गोल्ड की एफएमबी कितनी हो गई, 1 लाख रुपये हो गई। अब इसने वो अपने सन को गिफ्ट कर दिया, वो गोल्ड गिफ्ट कर दिया अपने सन को एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, सिंस गिफ्ट इज़ नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांसफर। पार्टीशन ऑफ एच, हमने ऊपर एग्जांपल देखा था, अगर एच का पार्टीशन होता है उससे असेट का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उस केस में कोई भी कैपिटल गेन टैक्स की बात नहीं होगी। ये एच है, इसने परचेस करी थी एक हाउस प्रॉपर्टी 1945 में 20,000 रुपये की। अब इसने क्या किया, एक मेंबर को ये पार्टीशन के टाइम पे दे दी, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। अब इसकी एफएमबी उस दिन कितनी थी, 12 लाख। तो इसके हैंड्स में कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टीशन ऑफ एच नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ डेवेंचर इनटू शेयर्स, मिस्टर बी थे, मिस्टर बी ने 50 कन्वर्टेबल डेवेंचर खरीदे हुए थे 1995 में 40,000 के। अब ये कन्वर्ट हो गए 500 शेयर में, ठीक है। एक शेयर के बदले एक डेवेंचर के बदले उसको 10 शेयर मिल गए, ठीक है। तो ये 500 शेयर हो गए उसके पास, नवंबर 2024 में ऐसा हुआ, और 85,000 इनकी फेयर मार्केट वैल्यू रही। तो इस ट्रांजैक्शन को भी क्या माना जाएगा, ये वाले जो उसने परचेस किए थे इनको ये नहीं माना जाएगा उसको सेल कर दिए, ये भी ट्रांसफर नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं, ऊपर जो हमने पढ़े थे ना उनमें हमने अमालगमेशन पढ़ा था। अमालगमेशन का मतलब क्या है, अमालगमेशन का मतलब है मर्जर ऑफ कंपनीज वेयर ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ओल्ड कंपनी गोज टू न्यू कंपनी, एंड 3/4 यानी कि 75% जो शेयर होल्डर है वो कंटिन्यू करनी चाहिए न्यू कंपनी में। जैसे ए और बी कंपनी है, ठीक है, ए और बी कंपनी है, इन कंपनी ने मिलकर एक तीसरी कंपनी बनाई सी कंपनी, और सारी असेट्स ए बी की और लाइबिलिटी किसको ट्रांसफर हो गई, सी कंपनी को, और जो इनके 75% शेयर होल्डर थे वो कहाँ चले गए, सी कंपनी के शेयर होल्डर बन गए। तो इसको बोला जाता है अमालगमेशन। इसकी कुछ कंडीशंस देखो, ऑल असेट्स ऑफ अमालगमेटेड कंपनी यानी कि ए और बी, अमालगमेटेड कंपनी मतलब ई कंपनी किसको ट्रांसफर होनी चाहिए, अमालगमेटेड कंपनी यानी सी कंपनी। और लाइबिलिटी ऑफ अमालगमेटेड कंपनी यानी इन दोनों की कंपनी की सारी लाइबिलिटी किसकी हो गई, सी कंपनी की। एटलीस्ट 75% वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स एक्सक्लूडिंग दोज आर ऑलरेडी शेयर होल्डर इन अमालगमेटेड। मतलब सी में अगर कोई बंदा ऑलरेडी शेयर होल्डर है सी का, प्लस ए बी में कोई शेयर होल्डर है और वो सी का पहले से शेयर होल्डर है, तो उसको 75% में काउंट नहीं किया जाएगा उसके अलावा। अब ऊपर हमने देखा था डी मर्जर। डी मर्जर का मतलब देखते हैं हम। डी मर्जर का मतलब है ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग फ्रॉम अ डीमर्जर कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी वाया स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अंडर कंपनीज एक्ट। अब इसकी भी कुछ कंडीशन है। ऑल अंडरटेकिंग, ऑल असेट ऑफ अंडरटेकिंग किसको ट्रांसफर हो जानी चाहिए, रिजल्टिंग कंपनी को। जितनी भी उसकी लाइबिलिटी किसको ट्रांसफर होनी चाहिए, रिजल्टिंग यानी न्यू कंपनी को। ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर एट बुक वैल्यू पे होना चाहिए। जो ये असेट्स और लाइबिलिटी का ट्रांसफर होगा किस पे होगा, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होना चाहिए। एंड शेयर्स इशूड प्रोपोर्शनली टू शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज कंपनी, एटलीस्ट 75% शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज कंपनी बिकम शेयर होल्डर ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। ट्रांसफर ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए एज पर गवर्नमेंट नोटिफाइड कंडीशन इफ एनी।
इफ रिजल्टिंग कंपनी ऑलरेडी होल्ड शेयर इन अ डीमर्ज कंपनी कैन नॉट इशू शेयर टू इटसेल्फ ओनली द अदर शेयर होल्डर्स। ठीक है, अगर कोई रिजल्टिंग कंपनी ऑलरेडी डीमर्ज कंपनी में शेयर होल्डर थी तो वो अपने आप को तो शेयर इशू नहीं करेगी, तो इसलिए अदर शेयर होल्डर को काउंट करना है आपको 75% चेक करते टाइम। अब डी मर्ज कंपनी का मतलब होता है कंपनी हुज अंडरटेकिंग इज ट्रांसफर, जिसकी कंपनी की अंडरटेकिंग ट्रांसफर हो रही है उसको बोला जाता है डीमर्ज कंपनी। रिजल्टिंग कंपनी क्या होता है? कंपनी दैट रिसीव अंडरटेकिंग एंड इशू शेयर टू शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज कंपनी। तो नेक्स्ट आ गया है सेक्शन 48 कॉम्पिटिशन ऑफ कैपिटल गेन। इस सेक्शन के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैपिटल गेन को कैसे कंप्यूट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले दो तरह के कैपिटल गेन होते हैं आपके, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन दोनों को ही कैसे कंप्यूट करते हैं इस सेक्शन के अंदर बताया गया है। तो सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला आपको देखना है। ये बेसिक फॉर्मूला आपको यह बताएगा कि कैपिटल गेन के अंदर जो इनकम आती है वो कैसे कैलकुलेट होती है। सबसे पहले आपको लेना होता है इसमें, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ ऐड करनी होती है और कुछ चीज़ें लेस करनी होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कैपिटल गेन कब आता है? जब आप किसी चीज़ को सेल करते हो या ट्रांसफर करते हो। तो सबसे पहले जो अमाउंट आएगा ना, जो सेल प्राइस, इसको हम बोल सकते हैं सेल प्राइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, या आपको कंसिडरेशन जो रिसीव हुआ है वो यहाँ पर आएगा। जितने में आपने सेल किया या कंसिडरेशन आपको जो रिसीव हुआ वो सबसे ऊपर आपको लेना है। उसमें से आपको तीन चीज़ें लेस करनी है। ठीक है, तीन चीज़ें माइनस करने के बाद आपकी आ जाएगी कैपिटल हेड की इनकम। तो सबसे पहले जो होगा लेस करने वाली आइटम में से आएगा आपका ट्रांसफ़र के जो एक्सपेंसेस है। आपने कुछ भी कैपिटल असेट सेल किया, उसको सेल करने में हो सकता है आपने कुछ खर्चे किए हों, तो वो जो खर्चे किए ना वो यहाँ पर आप लेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप दो खर्चे और लेस कर पाओगे। तीन खर्चों के अलावा आप कोई चौथे खर्चे का यहाँ पर डिडक्शन नहीं ले पाओगे। तो कैपिटल गेन की इनकम कैसे निकलेगी? सबसे पहले आपको लेना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, या सेल प्राइस, सेल प्राइस इसमें से आपको, या सेल कंसिडरेशन बोल दो। ठीक है, इसको, या इसका दूसरा नाम क्या है? सेल कंसिडरेशन। तो ये लेना है और इसमें से आपको तीन खर्चे माइनस करने हैं। इसमें से सबसे पहला ट्रांसफर एक्सपेंस और फिर ये दो खर्चे। ठीक है, फिर ये आपकी जो इनकम आएगी यहाँ पर, ये आ जाएगी आपकी कैपिटल हेड की इनकम। ये तो या तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा या फिर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। तो दूसरा जो खर्चा आपको हम माइनस करने देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब परचेज प्राइस, जितने में आपने वो कैपिटल असेट खरीदा था। सपोज करो मैं एक लैंड का एग्जांपल लेता हूँ। एक हाउस प्रॉपर्टी थी जो आपने 20 लाख में सेल कर दी। उस पर सेल करने के आपके कुछ ब्रोकरेज वगैरह के खर्चे आए, वो आए आपके 1 लाख रुपये के। तो आप इसमें से क्या करोगे? 19 लाख रुपये आपको नेट फ़ायदा हुआ। उसमें से अब आप और क्या माइनस करोगे? और माइनस करोगे वो लैंड या जो प्रॉपर्टी आपने 20 लाख में बेची वो खरीदी कितने में थी। सपोज करो वो आपने 5 लाख में खरीदी थी 10 साल पहले। तो अब नेट जो खर्चा आ गया आपका 19 माइनस 5, 14 लाख का आपका गेन आएगा। अब ये गेन या तो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। ठीक है, दूसरी जो आप माइनस कर पाओगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसके लिए बोल रहा हूँ मैं? ये यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले के लिए। शॉर्ट टर्म वाला आएगा तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है, और लॉन्ग टर्म वाला आ रहा है तो आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेना या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाले हैं और ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए रहने वाला है। तो ये सब माइनस करने के बाद आपके पास कैपिटल गेन हेड की इनकम आ जाएगी। सबसे पहला एक एग्जांपल देखते हैं हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का, जिससे आपको ये पूरा मेथड क्लियर हो जाएगा। अब देखो शॉर्ट टर्म वाले का एग्जांपल है। मिस्टर राज ने क्या किया था? परचेज की थी हाउस प्रॉपर्टी 13-14 में। राज ने एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में फॉर 20 लाख और उसको सोल्ड कर दिया अगले ही साल 50 लाख में। तो और जो उसके सेल पे एक्सपेंसेस आए ब्रोकर के वो 50,000 थे। अब आपको कैपिटल गेन बताना है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी क्या है? कैपिटल असेट है। कैपिटल असेट है और सेल ऑफ कैपिटल असेट पे क्या आता है? कैपिटल गेन आपको कैलकुलेट करना होता है। तो कैलकुलेट करके बताओ कैपिटल गेन कितना आएगा इस केस के अंदर। तो सबसे पहले जो आपको कैलकुलेट करना है ये सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है। पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 ईयर है, और हमने देखा था अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से कम है तो उसको क्या बोलते हैं हम? शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट बन गई है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए सबसे पहले आपको लेनी होती है सेल प्राइस, यानी कि सेल कंसिडरेशन, जिसको हम बोलते हैं फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन। ये हमारे केस में 50 लाख हमें दी हुई है। 50 लाख ले लिया हमने सबसे पहले। फिर इसमें हमें सेल के कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। ब्रोकर को हमने 50,000 रुपये दिए अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। 50,000 अपने यहाँ से माइनस करने हैं। उसके बाद आपको दो चीज़ें और माइनस करनी होती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट हमारे केस में यहाँ पर कुछ दिया नहीं हुआ तो हम मान लेंगे इसको निल या जीरो। और हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि परचेज प्राइस बोलते हैं जिसको हम, वो 20 लाख है। तो हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया इस केस में कितना आ गया? 29,50,000। बड़ा सिंपल था। ठीक है, ऐसे ही आपको लॉन्ग टर्म वाले केस में मैं बताता हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म वाले केस में क्या होता है? मिस्टर राज ने ये प्रॉपर्टी खरीदी। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है सारा, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी उसने खरीदी थी ना इस बार 2010-11 में खरीदी थी उसने, फाइनेंशियल ईयर 10-11 में। ठीक है, आज से 10-15 साल पहले, 15 साल पहले। ठीक है, सेम अमाउंट में खरीदी थी और आज उसने सेल कर दी इसको सेम अमाउंट में। एक्सपेंस भी सेम आया, लेकिन अब यहाँ पे कैपिटल गेन की कैलकुलेशन बदल जाएगी।
तो सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, 24 मंथ से ज़्यादा है या 24 मंथ या उससे ज़्यादा है, तो ये कैपिटल असेट कौन सी हुई, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हुई। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट पे क्या आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। ये जो गेन आया है कौन सा गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सबसे पहले कैपिटल गेन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल प्राइस लेना पड़ेगा। सेल प्राइस आपको वही 50,000 रुपये, सॉरी 50 लाख रुपये दिया हुआ है। उसके बाद ट्रांजैक्शन के ट्रांसफर के एक्सपेंसेस 50,000, यहाँ तक तो आपका सेम है बिल्कुल, ठीक है, सेम हमने ऊपर ही देखा था, सेम हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह क्या आ रही है, इंडेक्स कॉस्ट। मैंने जैसा आपको ऊपर फॉर्मूले में बताया था कि इंडेक्स आता है यहाँ पर दोनों पर। इंडेक्स का मतलब होता है कि जो आपका ये परचेज प्राइस है ना, ये क्या है, पुराना हो गया है। पुराना हो गया है तो आपको इसको आज की वैल्यू में निकालना है कि आज अगर आपने इसको परचेज़ किया होता है, यानी कि आपने 20 लाख रुपए वाली हाउस प्रॉपर्टी आज परचेज़ करी हुई थी, तो आपकी कितने में आती है वो। ये तो आपने 10 साल 15 साल पुरानी वैल्यू है आपकी, तो इसको आज की वैल्यू पर लाने के लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्स करते हैं। और इंडेक्स का फॉर्मूला होता है और इंडेक्स के वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको, ठीक है। इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले परचेज प्राइस या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, कॉस्ट परचेज प्राइस इक्वल टू, कैसे निकालते हैं आप इसको, परचेज प्राइस को, सॉरी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप ऐसे निकालते हो, परचेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स सेल ईयर का, ठीक है, और डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इंडेक्स ईयर, इंडेक्स इन्फ्लेशन इंडेक्स परचेज ईयर का। ऐसे करके आपकी क्या आती है, परचेज प्राइस जो होती है वो आज की डेट पर आ जाती है। तो आपको कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ इंडेक्स क्या होता है, गवर्नमेंट हर साल इंडेक्स वैल्यू बताती है कि आज के साल में आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। हर साल का इंडेक्स आता है। ये एक तरह से जितनी गोल्ड में ग्रोथ होती है उतना आपका इंडेक्स सरकार देती है, जैसे गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, कितनी महंगाई बढ़ी उस हिसाब से आपकी जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो भी बढ़ेगी। तो इस केस में कैसे निकलेगी, तो आपका परचेज प्राइस यहाँ पे हमें दिया 20 लाख रुपये। 20 लाख को आपको यहाँ पे 20 लाख माइनस नहीं करके उसकी इंडेक्स वैल्यू लेनी है। इंडेक्स वैल्यू निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 363। ये कौन सा ईयर का आपका इंडेक्स है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, जिस ईयर में आपने सेल कराया। उसके बाद आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको किस ईयर से, जिस साल का में आपने परचेज़ करी थी उसको, उस साल का इंडेक्स आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपका ये इस फॉर्मूले से ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। ये वैल्यू का आपको 43,47,305 को आपको कहाँ माइनस करना है, अपने इधर से, अपनी टोटल वैल्यू से माइनस करोगे सेल प्राइस से, तो आपके पास गेन आ जाएगा इतने का। ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो ऐसे करके आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना होता है। अलाउबल डिडक्शन, ठीक है, अलाउबल डिडक्शन में ट्रांसफर रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं, इसमें ब्रोकर फीस, स्टाम्प फीस, लीगल फीस, इन सब की डिडक्शन आपको मिल जाते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या आते हैं, ये जिसको हम परचेज प्राइस बोलते हैं, ठीक है, परचेज प्राइस। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब होता है आपने असेट में, आपने हाउस प्रॉपर्टी ली, उसके बाद आपने उसमें कोई कंस्ट्रक्शन करवाया, रिनोवेशन करवाया, रिकंस्ट्रक्शन करवाया, तो उसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये भी आपको माइनस करने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ खर्चे ऐसे हैं जो अलाउड नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपने कोई लोन लिया था हाउस प्रॉपर्टी बनवाने के लिए, हाउस प्रॉपर्टी बनवाने के लिए लोन लिया था, तो उस पर जो इंटरेस्ट आपने 43B में क्लेम कर लिया, मतलब सेक्शन 24B, यानी 24 मतलब हाउस प्रॉपर्टी में जो हम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में जो हम इंटरेस्ट का डिडक्शन लेते हैं, अगर वहाँ पे क्लेम कर लिया तो यहाँ पे वो माइनस करने नहीं देंगे। उसके अलावा यहाँ भी इन सेक्शन में भी हाउस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, यहाँ भी अगर आपने क्लेम कर लिया तो यहाँ पे अलाउड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये जनरली क्या होता है, अगर शेयर डिवेंचर या फिर शेयर सिक्योरिटीज़ बेचते हो तो आपको ये वाला टैक्स लगता है, तो इस वाले टैक्स को भी आप अपने सेल प्राइस से माइनस नहीं कर पाओगे। अब इंडेक्सेशन में क्या हुआ था, इस बार काफ़ी अमेंडमेंट आए थे। एक बार को तो गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया था कि हम इंडेक्सेशन को रिमूव कर रहे हैं। उन्होंने इंडेक्सेशन हटा दिया, मतलब कि लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, दोनों पर टैक्स सेम ही आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया था हम इंडेक्स अलाउड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी सारे प्रपोजल आए गवर्नमेंट के बाद और गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी। तो अब इंडेक्स कॉस्ट ओनली बिफोर 23 जुलाई 2024 इफ ट्रांसफर अकर बिफोर दिस डेट इंडेक्सेशन बेनिफिट मस्ट बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शन, ठीक है। जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है आपको वो तभी मिलेगा अगर आपका जो कॉस्ट यानी कि ट्रांसफर होता है, कैपिटल एसेट आपने ट्रांसफर करी वो इस डेट से पहले ट्रांसफर करी है। मतलब अब इंडेक्सेशन क्या हो गया, इस डेट के बाद गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन वैल्यू को हटा दिया इस साल से। इससे पहले क्या होता था, आपको इंडेक्स मिलता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, इस साल से आपको इंडेक्स नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने क्या बोला, 20% का टैक्स लेते थे पहले वो आपसे, अब उन्होंने बोला आप हमें 12.5% का टैक्स दे दो, लेकिन हम आपका इंडेक्स वाला बेनिफिट हटा देंगे, ठीक है। तो ये हुआ 23 जुलाई के बाद से। अब इंडेक्सेशन फॉर्मूला क्या है, इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकलती है, ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन और फाइनेंशियल ईयर 2001 एंड 2 विच एवर इज लेटर। तो इंडेक्सेशन करने का फॉर्मूला ये है आपके पास, जो भी आपकी कॉस्ट लगी थी जिस ईयर में, ठीक है, उस ओरिजिनल कॉस्ट को लेना है आपको, उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको किससे, उसको मल्टीप्लाई कर देना है कॉस्ट इंडेक्स इन्फ्लेशन इंडेक्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं आपको, ठीक है।
जिस ईयर में आपने सेल करी उस वाले से, और उसको डिवाइड करना है उस ईयर से जिस ईयर में आपने खरीदा था उस चीज़ को, या उस पर आपने कॉस्ट इनकर करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे 2001-2 से आपका कॉस्ट इंडेक्स CII स्टार्ट होता है और आपका आज की जो फाइनेंशियल ईयर है यहाँ तक चलता है। इससे पहले अगर आपने कोई आइटम खरीदी हुई है तो उस पर आप इंडेक्सेशन नहीं कर पाओगे। तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप फेयर मार्केट वैल्यू ले लो उसकी, किस डेट की, 1 अप्रैल 2000 की, ठीक है, 2001 की। अगर आपने इस फाइनेंशियल ईयर से पहले कोई खर्चा किया था या फिर कोई आपने परचेस करी थी तो उस पर मैक्सिमम आप यही वाला इंडेक्स लगा पाओगे, उससे पुराने इंडेक्स सरकार के पास नहीं है। तो ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसी एसेट्स हैं जिस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता नहीं है। वो कौन कौन सी एसेट्स हैं? बॉन्ड हो गए, डिवेंचर हो गए और डेप्रीसिएबल एसेट्स। और ऐसी एसेट्स जिन पर डेप्रीसिएशन चार्ज होता है उन पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। अगर आपने कोई भी यूनिट खरीदी हुई है म्यूचुअल फंड की जो आपने एक्वायर करी है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, तो इस पर अभी आपको क्या नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। इक्विटी शेयर्स खरीदते हो आप जो सेक्शन 112A में कवर्ड होते हैं उन पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता आपको। यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड बिजनेस ट्रस्ट STT पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। ये भी कहाँ पर कवर होता है? 112A में। यानी कि स्टॉक मार्केट वाले क्या होता है, स्टॉक मार्केट में इधर यहाँ पर आपको गवर्नमेंट इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्यों नहीं दे रही? क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आपकी डेली वैल्यू पता चलती रहती है आपको, आपके शेयर की वैल्यू आज क्या है। तो आप वैसे भी परचेस प्राइस क्या ले सकते हो, आपका करंट वाला जिस दिन आप सेल कर रहे हो डेट ऑफ सेल का अपनी परचेस प्राइस ले सकते हो। तो इसलिए गवर्नमेंट बोलती है आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, सुप्रीम गोल्ड बॉन्ड इशूड, इन पर आपको मिल जाएगा बेनिफिट। ठीक है, उसके बाद लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर बिफोर, अगर आपने कोई लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर करी है इस दिन से पहले तो वहाँ भी आपको इंडेक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन ये इंडेक्सेशन किसको मिलेगा? सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स और HUFs को। कुल मिला के सिर्फ अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट किसको मिलता है? लैंड और बिल्डिंग जो ट्रांसफर करी है किसने? इंडिविजुअल और HUF ने। और इस डेट के बाद क्या रूल है? अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2024। नो जनरल रूल क्या है? नो इंडेक्स फॉर एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इफ ट्रांसफर ऑन और आफ्टर दिस डेट। अगर कोई भी 23 जुलाई के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होता है तो उस पर इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। ये जनरल रूल है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। वो क्या एक्सेप्शन है? अगर किसी रेसिडेंट इंडिविजुअल या HUF ने ट्रांसफर किया है किसका? सिर्फ एक लैंड, यानी एक कैपिटल एसेट की बात हो रही है यहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग जो उसने एक्वायर करी थी इस डेट के बाद, लेकिन ट्रांसफर वो कर रहा है किस दिन के बाद? ट्रांसफर अगर वो इसके बाद करता है तो भी उसको पास ऑप्शन रहेगा कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स दे सकता है, या तो 12% विदाउट इंडेक्सेशन या फिर 20% विद इंडेक्सेशन। ठीक है, तो इस डेट का रिलेवेंस क्या है? इस डेट से पहले क्या होता था? इस डेट से पहले क्या होता था? आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था और आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था 20%। लेकिन इस डेट को गवर्नमेंट क्या लेके आती है? बजट लेके आती है। इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद बीजेपी गवर्नमेंट बनती है और गवर्नमेंट बनने के बाद एक फुल फ्लेज बजट आता है फाइनल, जिसको फाइनल बजट बोलते हैं। फाइनल बजट में क्या बोलती है गवर्नमेंट? अब हम इंडेक्स का बेनिफिट हटाने वाले हैं। ठीक है, इंडेक्स का बेनिफिट हटा देंगे, लेकिन साथ में आपको जो 20% टैक्स लगता था ना उसको हम 12.5% कर देंगे। तो ठीक है, इस पर क्या हुआ? फिर हंगामा हो गया। हंगामा के बाद इन्होंने उसको वापस लेके आए। वापस लाने के लिए उन्होंने एक एक्सेप्शन डाला कि लैंड बिल्डिंग के केस में हम इंडेक्स अलाउ कर देंगे रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF को। उनके पास ऑप्शन रहेगा, वो दोनों में से किसी भी तरह से टैक्स पे कर सकते हैं, पहले वाली या फिर नई वाली, जिसमें उनको टैक्स कम बने उसमें पे कर दें हमें। अब एक नोट दिया हुआ है मैंने आपको यहाँ पर, बट इंडेक्सेशन ओनली अप्लाई फॉर टैक्स कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 112 नॉट फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन इन इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। स्पेशल रूल फॉर ESOP शेयर ट्रांसफर अंडर गिफ्ट और ट्रस्ट अप्लाई अप टू असेसमेंट ईयर 24-25 शेयर वारंट अलॉटेड अंडर ESOP इफ गिफ्टेड और ट्रांसफर टू ए ट्रस्ट देन FMB ऑन द डेट। तो ठीक है, FMB ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगी वो। अब कैपिटल गेन की एक कैलकुलेशन जो सिर्फ नॉन रेसिडेंट के केस में होती है, स्पेशल प्रोविजन है ये नॉन रेसिडेंट के लिए कैपिटल गेन कंप्यूट करने का। किस केस में? अगर वो ट्रांसफ़र करता है शेयर्स का, डिवेंचर का, जो एक इंडियन कंपनी ने इशू किए थे उसको, और उसने फॉरेन करेंसी में खरीदे। फॉरेन करेंसी में खरीदे हुए शेयर्स, डिवेंचर ऑफ इंडियन कंपनी का अगर ट्रांसफ़र करता है वो नॉन रेसिडेंट, तो उसके लिए यहाँ पर ये प्रोविजंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, और इस पर जो आपको टैक्स देना है वो नॉर्मल रेट से लगेगा, और ना यहाँ पर आपको इंडेक्स का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो आपको पहला स्टेप लेना है, कन्वर्ट करना है कॉस्ट को, ट्रांसफर एक्सपेंसेस को और सेल वैल्यू को टू सेम करेंसी यूज एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। जिस करेंसी में उसने खरीदा था, मतलब जिस करेंसी को यूज़ करके उसने इंडियन कंपनी के शेयर या डिवेंचर खरीदे थे, उसी करेंसी में आपको कॉस्ट, ट्रांसफर एक्सपेंस और सेल वैल्यू को में कन्वर्ट कर देना है।
अगर उसने यूएसडी पे करके खरीदे थे तो यूएसडी, अगर उसने पाउंड यूज़ करके खरीदा था तो पाउंड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यूज़ कैसे करना है आपको, एवरेज टीटीबीआर और टीटीएसआर कैन बी ऑन रिलेवेंट डेट्स, जिस भी दिन की आपको कन्वर्जन करना है, यानी कि कॉस्ट आपकी जिस भी दिन की है उस दिन का आपको लेना है टीटीबीआर एंड टीटीएसआर, यानी कि बाइंग रेट और सेलिंग रेट, इनका एवरेज लेना है। ठीक है, इनका एवरेज लेना है उस दिन का जिस भी दिन पे आपको कॉस्ट को कन्वर्ट करना है। अगर आपने कॉस्ट किस दिन इनकर करी थी, 1 अप्रैल 2022 को, 1 अप्रैल 2022 पे अगर टीटीबीआर यूएसडी का 85 और टीटीएसआर 86 था, तो इन दोनों को डिवाइड करके प्लस करके डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी 8.5 85.5, ये आपका कन्वर्जन रेट बन जाएगा इस दिन का। ऐसे ही आपको ट्रांसफर एक्सपेंस के लिए, सेल एक्सपेंस के लिए। अब जो आपका फाइनल कैपिटल गेन आ जाएगा फॉरेन करेंसी में आएगा, वो जिस भी करेंसी में आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, उसको आपको रिकन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू आईएनआर। अब आईएनआर किस पे करोगे आप, यहाँ पे आपको सिर्फ बीआर वाला लेना है, टीटीबीआर, यूजिंग टीटीबीआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस भी दिन आपका ट्रांसफर हुआ है कैपिटल एसेट यानी कि शेयर्स का, जिस दिन आपने शेयर बेचा उस दिन की टीटीबीआर की डेट लेके आपको उसको रिकन्वर्ट कर देना है। जैसे सपोज करो आपका कैपिटल गेन आ गया फॉरेन करेंसी में 1000 यूएसडी। अब यूएसडी का टीटीबीआर का डेट लो। अब ये कैपिटल गेन आपने किस दिन कैलकुलेट किया, जिस दिन आपने ट्रांसफर किया, ये आपने ट्रांसफर किया मतलब 25 को, ठीक है, 1 अप्रैल 25 को, तो इस दिन की टीटीबीआर की डेट लो और इसको कन्वर्ट कर दो। अगर वहाँ पे 90 रुपये की रेट चल रही है तो 90 इंटू 1000 कितना होगा, 90,000 का आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। मैंने आपको पहले बता दिया इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको, और सेक्शन 112A भी नहीं लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ तक हमने देख लिया, ठीक है, कि कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मली बता दिया। और एक मैंने आपको बता दिया कि अगर नॉन रेसिडेंट अगर कोई इंडियन कंपनी के शेयर या डिवेंचर बेचता है तो उसको जो कैपिटल गेन निकलेगा वो कैसे निकलेगा वो भी बता दिया आपको। लेकिन अब इसके बाद एक सेक्शन आता है, सेक्शन 49। सेक्शन 49 बात करता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन सर्टेन केसेस। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है कि आपने जो परचेज प्राइस, यानी कि हमने ऊपर देखा था परचेज प्राइस, लेकिन अगर आपने असेट को परचेज नहीं किया था, यानी कि वैन असेट इज नॉट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ परचेज, तो लेकिन अगर आपको पास, लेकिन वो आपके पास असेट है, आपने परचेज नहीं किया था पर असेट को सेल किया है, तो ऐसा कब हो सकता है, जब आपने एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल समझो, मेरे पास एक हाउस है, मैंने इसको 20 लाख रुपए में सेल कर दिया, लेकिन मैंने इसको परचेज नहीं किया था, तो परचेज किए बिना मैं कैसे सेल कर सकता हूँ हाउस को, तो इसका क्या, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, ये हाउस मेरे को गिफ्ट में मिला था, इनहेरिटेंस में मिला था या विल में मिला था, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेनी है, क्या मैं पूरे 20 लाख को कैपिटल गेन मान लूँ या फिर मेरे को इसमें भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने मिलेगी, तो उसके लिए आपको ये सेक्शन पढ़ना है, ठीक है। कुछ केसेस में आपको इन्होंने बताया हुआ है कि सेक्शन 49(1) सबसेक्शन 1 बोलता है प्रीवियस ओनर की जो कॉस्ट है ना वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी इन सारे केसेस में। इन सारे केसेस में आपकी कॉस्ट वही मान ली जाएगी जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट है, ठीक है। अगर पार्टीशन होता है एचयूएफ का, या फिर गिफ्ट और विल होती है, फिर इनहेरिटेंस, सक्सेशन, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, रिवोकेबल इरिवोकेबल ट्रस्ट, ट्रांसफर बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, अमालगेशन, डीमर्जर, कन्वर्जन ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी टू एचयूएफ, तो इन सारे केसेस में क्या होने वाला है, ये प्रॉपर्टी आपके पास आ गई इन वे से, ठीक है, और इसको ट्रांसफर नहीं माने जाता। हमने ऊपर पढ़ा था कि इन ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर भी नहीं माना था, तो इनके हैंड्स में तो क्या हुआ था, कैपिटल गेन नहीं आया था उस टाइम, लेकिन अब आगे, अब जब आप इसको सेल करोगे ना तो आपके हैंड्स में कैपिटल गेन टैक्स आने वाला है। अब टैक्स आएगा तो आपको परचेज प्राइस भी माइनस करना है, तो परचेज प्राइस आपके लिए क्या रहने वाला है, जो इन लोगों ने ओरिजिनली जब उसको परचेज किया था ना वही कॉस्ट आपकी बन जाएगी, ठीक है। अगर आपको गिफ्ट में मिला है तो जो आप, जिसने आपको गिफ्ट किया है उसने जिस प्राइस पे खरीदा था वो आपकी कॉस्ट हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे आपको कुछ बोनस टिप्स दी हुई है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आफ्टर 1 अप्रैल 2001 बाय एसएससी और प्रीवियस ओनर इज एडेड, आप इनको भी ऐड कर सकते हो अपनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में। इंडेक्सेशन अवेलेबल अप टू 23 जुलाई 2024 बेस्ड ऑन प्रीवियस ओनर ईयर। अब यहाँ पर एक केस आता है मंजुला शाह केस, ठीक है, मंजुला शाह केस बम्बई हाईकोर्ट का केस है। तो अब जब आप प्रीवियस ओनर की कॉस्ट तो ले लोगे, लेकिन इंडेक्स कहाँ से करोगे, जिस साल में आपको गिफ्ट मिला या फिर जिस साल में इस ओनर ने खरीदा था। तो ये केस लॉ बोलता है कि इंडेक्सेशन आपको उसी ईयर से मिल जाएगा जिस ईयर से प्रीवियस ओनर ने उसको परचेज किया था, ना कि जिस ईयर से आपको रिसीव हुआ। इसी सेक्शन में आगे चलते हैं, कुछ स्पेशल सिनारियो देखने वाले हैं, ठीक है। सबसेक्शन 2 से लेकर 10 तक। सबसेक्शन 2 बोलता है अमालगमेशन में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ शेयर इन अमालगमेटिंग कंपनी, ठीक है। तो अमालगमेशन का मतलब देखा था हमने, अमालगमेशन होता है तो शेयर होल्डर को, जो पुरानी कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं उनको न्यू कंपनी के शेयर मिलते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इन न्यू कंपनी के जो शेयर है इनकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी, जो कॉस्ट उनकी शेयर, कॉस्ट ऑफ शेयर किसमें थी, जो उनकी पुरानी कंपनी यानी अमालगमेटिंग कंपनी में जो उनकी कॉस्ट थी वही कॉस्ट को मान लिया जाएगा। अब आपको शेयर रिसीव होता है कन्वर्जन और डिवेंचर ऑफ बॉन्ड पे, तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो क्या मानी जाएगी, तो जो शेयर मिले उनकी कन्वर्जन हो गया तो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही मानी जाएगी जो बॉन्ड या डिवेंचर की कॉस्ट थी। अगर आपने कोई शेयर्स का ट्रांसफर कर दिया जो आपको ई शॉप में मिले थे, तो उनकी जो
FMB होगी, FMB होगी उस दिन की, ठीक है, जिस दिन आपको शेयर मिले, जिस दिन आपको शेयर मिले उस दिन की FMB को आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाएगा, यानी कि आपका परचेस प्राइस। नेक्स्ट आता है आपका कन्वर्जन हो गया प्रेफरेंस शेयर्स का इक्विटी शेयर में। तो अब आपके पास क्या आ गया, इक्विटी शेयर्स आ गए। अब इन इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, जितने जिस जिस अमाउंट के आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदे हुए थे वही आपकी कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास शेयर्स आ गए थे इन शेयर्स इन रिजल्टिंग कंपनी आ गए थे, मतलब डीमर्ज कंपनी के। डीमर्जर के केस में क्या होता है, आपको नई कंपनी यानी कि जिस कंपनी का डीमर्ज जो हुआ है और नई कंपनी बनी है उस रिजल्टिंग कंपनी में आपको शेयर मिलते हैं। अगर आपके शेयर किस में थे, पुरानी वाली कंपनी में थे, तो अब जो नई कंपनी के शेयर आपके पास आए उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके लिए क्या रहेगी जब भी आप फ्यूचर में उसको सेल करोगे। तो इस केस में आपको क्या करना है, A × B डिवाइड बाय C। तो ए क्या होता है यहाँ पर, कॉस्ट इन डीमर्ज कंपनी। जो कॉस्ट आपने पुरानी कंपनी में खरीदे हुए थे शेयर, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है बी से। बी क्या है यहाँ पर, नेट असेट ट्रांसफर, जो भी असेट आपकी ट्रांसफर हुई है, ठीक है, दूसरी रिजल्टिंग कंपनी को, डिवाइड बाय नेटवर्थ ऑफ डीमर्ज कंपनी, और उसकी टोटल नेटवर्थ कितनी थी वो आपके लिए कॉस्ट बन जाएगी। सपोज करो यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक कंपनी की नेटवर्थ है यहाँ पर 100 करोड़, और उसने जो नेट असेट ट्रांसफ़र किए, नेट असेट ट्रांसफ़र किए उसने 50 करोड़ के, और आपने उस कंपनी के शेयर लिए हुए थे 5 लाख के। अब आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बनने वाली है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके लिए क्या बनने वाली है, आपके लिए बनेगी 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 50 करोड़ डिवाइड बाय 100 करोड़, ठीक है। 100 करोड़ आपकी ये नेटवर्थ होगी उसकी, ये उसकी नेट असेट हो गया, तो यहाँ पे हो गया 2 से आपके लिए बन गई 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख रुपये आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी रिजल्टिंग कंपनी के शेयर के लिए। और जो आपके पास शेयर रह गए डीमर्ज कंपनी में यानी कि पुरानी कंपनी में, उनकी कॉस्ट क्या रहेगी, ओरिजिनल कॉस्ट रिड्यूस बाय कॉस्ट एलोकेटेड टू रिजल्टिंग कंपनी। अब जो आपके पास ओरिजिनल शेयर रह गए यानी कि 5 लाख की कॉस्ट थी आपकी, उसमें से 2.5 लाख रुपये तो उधर कॉस्ट चलेगी, अब बाकी की 2.5 लाख यहाँ पर आपकी कॉस्ट रह जाएगी, ठीक है। और सेट टैक्स अंडर सेक्शन 56(2)(10, यानी कि आपके हैंड्स में क्या हुआ था, कई बार क्या होता है गिफ्ट करते हो ना आप किसी को, तो गिफ्ट रिलेटिव को करते हो तो वो टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन अगर आप रिलेटिव की जगह किसी फ्रेंड को आपने ट्रांसफर कर दिया, कोई भी गिफ्ट दे दिया, तो वो उसके हैंड में टैक्सेबल हो जाता है अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है। तो उस केस में सपोज करो मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी थी, मैंने अपने एक फ्रेंड को उसको गिफ्ट कर दी उसके बर्थडे पर, तो मेरे फ्रेंड्स के हैंड्स में ये टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू 20,000 से ज़्यादा है। अब मान लो ये वैल्यू उसकी उस दिन की कितनी थी, 20 लाख रुपए थी, तो मैंने 20 लाख की प्रॉपर्टी अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दी, तो उसके हैंड में ये टैक्सेबल हो जाएगी और उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब मेरा फ्रेंड भी इसको आगे सेल करेगा, जब भी उसने 50 या 30 लाख में सेल कर दी इसको आगे जाके, तो वो कॉस्ट अपनी क्या लेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेगा, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी लेगा, ये 20 लाख वाली जो उसके हैंड्स में टैक्सेबल हुई थी गिफ्ट में। अब आप अपनी इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर देते हो कैपिटल असेट में, तो जिस दिन आपने कन्वर्जन किया उस दिन की आपको FMB ले लेनी है, ठीक है। अब कन्वर्जन हो जाता है गोल्ड का EGR में, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में, तो उस दिन कॉस्ट ऑफ गोल्ड और EGR इन प्रायर हैंड्स रिवर्स अप्लाई व्हेन रीकन्वर्टेड। तो हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाला पार्ट पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे सेक्शन 55(2), ये भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करता है। इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जब तक के लिए बाय बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको ये नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको प्लीज़ से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आपके लिए सारे नोट्स डालता रहूँगा और लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं वहाँ पर। और मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही GST की डायरेक्ट टैक्स की वीडियोस के लिए। और आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे या कौन से क्वेश्चन को मेरे को आपको सोल्व कराना चाहिए, मैं आपके लिए उस पर वीडियो बना दूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। मन लगा के पढ़ाई करो जब तक आप।